बहुत खतरनाक चीज़ है जो मैं नहीं समझ पाई थी तब, लेकिन अब मैं समझती हूँ कि कितना उसका इंटेंशन गलत रहा होगा इंसान का। तो ये था कि जब नई नई शादी हुई तो फिजिकल होते हुए वो इंसान मेरी वीडियोस बनाता था। तो मैं मना करती थी कि ये सब क्या है, मतलब क्यों। मैं जानती थी ये सब चीज़ें तो ठीक नहीं है, वीडियो क्या बनाना है ये सारी चीज़ों का। लेकिन वो जिद करता, नहीं नहीं मैं तुमसे इतना प्यार करता हूँ, तुम मायके चली जाओगी, मैं तुमको मिस करूँगा, तो मैं देखूँगा ये सारी वीडियोस ये वो। और ये चीज़ मुझे पसंद नहीं आती थी, लेकिन मैं मना करने के बाद भी फिर भी होता था। और कुछ मोबाइल से कंप्यूटर में चीज़ें चली जाती है, ये सब चीज़ों का ना मुझे उतना नहीं था आइडिया तब। अभी भी कमी है, लेकिन तब और भी नहीं था। लेकिन फिर बाद में मैं मोबाइल में कंप्यूटर जो है उसमें ही फेसबुक वगैरह मैं करना शुरू की, उसने ही बना के दिया था। तो फिर एक बार के लिए मुझे फेसबुक तो मैं करती थी, लेकिन फिर बाद में काफ़ी फाइल फोल्डर वो सब रहते हैं ना, तो उसमें मुझे दिख गया कि मेरी क्लिप ऐसे रखी हुई है कंप्यूटर में डाल के। तब फिर मैं बहुत तगड़ा गुस्सा हो गई थी कि मुझसे बोला गया कि मैं डिलीट कर देता हूँ, तो क्यों कंप्यूटर में कहाँ से आ गया मोबाइल का चीज़, और क्यों सेव करके रखा हुआ है। उसके बाद फिर उसने हालांकि कंप्यूटर से डिलीट किया, लेकिन मुझे और ट्रस्ट नहीं था कि उसने डिलीट किया है, वो रखा होगा। और एक तो ऐसी क्लिप नहीं थी, बहुत बार ऐसा वीडियो किया था, और मैं ही इडियट थी, मैं एकदम पागल थी। मुझे रोकना था, मैं नहीं रोकी कि चलो ठीक है हस्बैंड है और प्यार करती हूँ तो वो मेरे संग ऐसा कुछ करेगा आगे चल के, नहीं पता था मुझे। तो नहीं डाउट होता था कि ऐसा कुछ वो इंसान करेगा। लेकिन फिर एक बार क्या हुआ, घर की सारी सफाई करने में, 2 ही रूम थे, दूसरे वाले रूम में मुझे दिखा कि एक कार्टून मिला मुझे, जो पीस बोर्ड का कार्टून होता है ना, वो कार्टून ऐसे। उसमें क्या है, मैं देखने गई तो देखी बहुत सारी सीडीज है उसमें, बहुत बहुत सारी सीडीज एकदम पैक्ड, मतलब भरा हुआ। तो फिर जब मैंने 1-2 सीडी निकाल के देखी तो मैं देख रही हूँ ये सारी क्या बोलते हैं उसको, ब्लू फिल्म्स या उस तरह की सीडी है सारी। वो पूरा बॉक्स जो है वो पूरा वैसी सीडीज से भरा हुआ है। तब फिर मेरे को थोड़ा सा लगा कि इस तरह की ये सारी चीज़ें तो बैन है। मैं इतना जानती हूँ कि दुकानों में भी ओपनली लोग बेच नहीं सकते इस तरह की चीज़ें, सीडी के दुकान पे भी। तो फिर मेरे घर पे इतना सारा इस तरह का सीडी क्या कर रहा है कार्टून में भर के। पूछने पे सीधा टेढ़ा जवाब मिला, नन ऑफ माई बिजनेस, तुम अपने काम से काम रखो, तुमको मतलब नहीं है ये सब किस लिए है। धीरे मैं देखती गई ना कि ये चीज़ में सिर्फ मेरा हस्बैंड नहीं, मेरे हस्बैंड का बड़ा भाई भी इन्वॉल्व है। ये लोग दोनों ना छिप छिप के ये सीडीज को किसी को दे के देखने के लिए रेंट पे देना और फिर पैसे लेना, इस तरह का चीज़ चलता था रेलवे के जॉब के अलावा भी। तो मुझे बहुत ज़्यादा ये चीज़ गुस्सा लगा, और इसके बाद मुझे अब ये भी डर लगने लगा ये देखने के बाद कि मेरी भी वीडियोस बना रहा है वो इंसान, और सारी चीज़ें मुझे पता नहीं है, वो मुझसे चीज़ें छुपा रहा है। ये सीडी की बात छुपाई, फिर धीरे धीरे मैंने खुद ही पता कर लिया कि ये रेंट में देने का काम धाम चल रहा है। तो फिर डर लगने लगा कि मेरी जो क्लिप्स है उसको कहीं कुछ, समझ रहे हैं आप किस तरह से डर लगेगा। तो अब क्या हुआ ना, थोड़ा सा मुझे सच कहूँ तो डर लग गया था कि वो सीरीज को वो रिवील अगर कर दिया तो फिर मेरा क्या होगा। फिर तो खुद को ख़त्म करने के सिवा और कोई ऑप्शन ही नहीं है ना। तो फिर उसकी बहुत सारी जातियाँ जो है ना, मैं थोड़ा सा सहने ही लगी। ये सोच सकते हैं आप कि उसी डर से कि वो जो मेरी वीडियोज़ है, झगड़ा वगड़ा करती थी, लेकिन फिर भी मैं जानती थी जाना नहीं है, क्योंकि बड़ा कुछ स्टेप लेने जाऊंगी तो चांस है कि मेरी वो जो क्लिप्स है, और फिर मुझे तो घर से भी डांट मिलेगी अगर मैं बताऊंगी तो, कि क्यों तुमने बनाने ही क्यों दिया, तुम्हारी ही गलती, हर कोई मुझे ही ब्लेम करेगा कि मैंने ऐसी बनाने क्यों दी वीडियोज़ अपनी। बात भी सही है, मैंने क्यों बनाने दी, अकल था नहीं क्या मेरे में। मुझे अभी ऐसा लगता है कि मैंने करने ही क्यों दिया वीडियो। तो वो एक थोड़ा सा डर था कि वो इंसान कहीं अगर कुछ गलत सलत किया तो, इसीलिए ना मैं उसकी जातियाँ सहती गई। चलिए एक इंसिडेंट और बता रही हूँ कि वो इंसान जो है ना मुझ पर बहुत डाउट भी करता था। जब आदि हो गया इसके बाद फिर मैं जब काम शुरू की, क्यों काम शुरू की वो सब कुछ आपको मिलेगा, वो प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आप, क्यों काम शुरू करना पड़ा आदि के होने के बाद, पैसे वैसे नहीं देना चाहता था, बहुत किल्लत थी, बहुत तरह
की चीज़ें थी फ्रेंड्स। तो जब मैं काम वाम करना शुरू की ना, तो पहले तो मेहंदी क्लास से शुरू की, इसके बाद फिर खाना बना के थोड़ा सा शुरू की, एक रेंट वाला दुकान लेके और घर से बना के ले जाती वहाँ पे। तो मेरा खाने में स्वाद था, तो लोग अच्छा खासा रिस्पांस मुझे मिलने लगा था उस रेंटेड शॉप में भी। तो वहीं से कहीं ना कहीं से एक आईटी है खड़गपुर में, आईटी आप जानते हैं, उस इंस्टीट्यूट के जो कैंटीन ओनर्स लोग होते थे, भैया लोग, उसमें से एक भैया को किसी ने मेरे दुकान का बताया होगा कि वो भाभी बहुत अच्छा खाना देती हैं, स्नैक्स वगैरह आइटम होता है, तो वहाँ से खरीदा जा सकता है। और वो भैया पहले भी जो है ना, काफ़ी सारी गुजराती लेडीज़ वहाँ हैं हम लोग के, जहाँ हम लोगों का घर है उसी के आसपास में गुजराती लेडीज़ से ना वो घर पे बना देती थी खाना, और वो ले जाके अपने कैंटीन में बेचते थे। जैसे ढोकला हो गया, हांडवा हो गया, इस तरह की गुजराती जो भी आइटम्स होती है ना, वो सब ले जाते थे। तो फिर वो मेरे से दुकान में आके कांटेक्ट किए कि मेरे दुकान में जो जो चीज़ें मिल रही हैं वो सब भी वो वहाँ ले जाना चाहते हैं। जैसे कि स्प्रिंग रोल हुआ, सब टेस्ट करके उन्होंने देखा खरीद खरीद के, फिर जो जो आइटम उनको अच्छा लगा तो उन्होंने मुझे ऑर्डर देना शुरू किया। हॉट डॉग था, स्प्रिंग रोल था, काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी थी। तो वो सब मुझसे वो कहने लगे कि हर रोज़ के रोज़ हम लेंगे और सुबह के समय चाहिए। तो मैं बोली मेरा दुकान तो सुबह खुलता नहीं है, मैं तो सिर्फ शाम को खोलती हूँ। तो फिर हुआ कि ठीक है, हम आपके घर से ही कलेक्ट कर लेंगे। वो भैया ने कहा, बहुत ही अच्छे थे वो भैया जो भी हैं, एटलीस्ट इतना कौन करता है, चाहते तो बोलते नहीं तो फिर आप लोग मेरे को पहुंचा के आइए आईटी में, अब मेरे कैंटीन में पहुंचा दीजिए, ऐसा भी बोल सकते थे वो। लेकिन उन्होंने कहा ठीक है, यहीं एक भाभी, गुजराती भाभी से लेता हूँ, तो आपके घर से भी आके ले लूँगा, लेकिन पूरा 8 बजे मुझे चाहिए सारी चीज़ें तैयार हो के। तो मैंने कहा हाँ ठीक है, और बहुत अच्छा चलने लग गया ये भी। रात में, शाम में मेरा दुकान चलता था, और दिन में जो है भोर से उठ के मैं जल्दी जल्दी जो भी ऑर्डर, रोज़ के रोज़ ऑर्डर होता था, तो बना देती थी सारी चीज़ें 8 बजे के अंदर, पैक वैक करके जितने पीसेस का ऑर्डर है सब तैयार कर देती थी। और रोज़ कैश पेमेंट भी वो करके ही जाते थे रोज़ के रोज़ घर पे। ऐसा नहीं कि ले गए उधारी 2 दिन 4 दिन के बाद दूंगा, नहीं, रोज़ जितना ले जाएंगे उतना पैसा तुरंत के तुरंत दे देंगे। तो इससे अच्छा और क्या हो सकता है बोलिए, है ना। पैसा भी ऑन इन हैंड तुरंत मिल रहा था, तो अच्छा चलने लगा। अब ये बंदा जो है मेरा हस्बैंड, इसको डाउट होने लगा कि ये आदमी जो है आईटी वाले भैया, वो मेरे घर पे क्यों आते हैं, दुकान से क्यों नहीं लेते अगर उनको कुछ खरीदना है। तो फिर मैंने बताया, वो जानता है हर कुछ, सारी चीज़ें जान ही रहा है फिर भी। तो मैंने बोला क्योंकि उनको सुबह चाहिए, अपने दुकान में वो कैंटीन में सुबह सामान लेके चले जाते हैं, इसीलिए सुबह चाहिए, मेरा दुकान सुबह खुलता नहीं है, तो फिर इसीलिए मेरे घर से आके वो पिकअप कर लेते हैं, तो अच्छा ही है, मेरा भी सुविधा हो जा रहा है। तो बोला नहीं, घर में आ रहा है कुछ तो बात है। और जबकि 8 बजे सुबह वो बंदा ऑफिस भी नहीं जाता था, 10 बजे के बाद उसका ऑफिस है। तो हर रोज जब वो आईटी वाले भैया आ रहे हैं, वो खुद भी घर पे प्रेजेंट है। हिसाब विसाब में पैक करती रहती ना, तो उससे ही बोलती थी थोड़ा सा कैलकुलेट कर दो, क्योंकि मेरा मैथ्स थोड़ा ऐसे ही कमजोर है। तो वो कैलकुलेट भी कर देता, इतना पीस स्प्रिंग रोल है, इतना इसका ये प्राइस, इतना ये प्राइस, कैलकुलेट करके एक टोटल निकाल दो, फिर भैया फटाक से कैश दे देंगे, इतना है। क्योंकि भैया जब आके बैठते थे ना, तो वो टोटल भी नहीं करते थे, उनको इतना ट्रस्ट था कि हम लोग चीट नहीं करेंगे, मैं चीट नहीं करूंगी, जितना सामान दे रही हूँ उतना ही, मैं जो अमाउंट बताती कि भैया आज इतना रुपया का सामान हुआ है, तो वो उतना कैश दे के चले जाते थे। तो वो बंदा घर पे ही है, फिर भी उसको डाउट हो रहा, वो देख रहा है कि बस भैया आते हैं, मेरा सामान पैक है, बैग में डाल रही हूँ और वो ले रहे हैं, कितना हुआ बिल बता रही हूँ और बस चले जा रहे हैं। हाँ, कभी कभी होता था कि वो 8 बजे पहुंच गए और मेरा पैकिंग बस चल ही रहा है, हो ही सकता है कभी देर सवेर बस। तो मैं बोलती भैया थोड़ा सा बैठिए, उनको एक कप चाय दे देती थी। रूम से, मेरे जो क्वार्टर में ना, गेट से घुसते ही एक बैल्कनी जैसा था, तो वहां पे डाइनिंग टेबल था, तो उसी का चेयर लगा देती कि भैया आप बैठिए, मैं चाय दे रही हूँ, आप जैसी चाय जब तक पीजिए और तब तक मैं जल्दी से पैक कर दे रही हूँ, बस थोड़ा सा काम बाकी है। तो फटाफट पैक कर रही हूँ, वो आदमी प्रेजेंट भी है। फिर उसमें भी उसको तुम चाय पिला दी, उसको क्यों, चाय पिलाने का क्या है, बैठता अपना या बाहर खड़ा रहता। सोचिए, शोभा देता है कि उस इंसान को मैं बोलूंगी कि गेट के बाहर खड़े रहो, अभी पैकिंग हो रहा है। एक इंसानियत भी तो कोई चीज होती है। तो मतलब वो चाहता था वो गेट के बाहर, आईटी भैया क्यों नहीं खड़े हैं, तुम्हारा काम हो जाएगा, तुम पैक करके तब दे दो, क्यों उसको बुला के बारामदा में चेयर में बैठाना है और चाय पिलाना है, तो जरूर तुम्हारा कुछ तो है। मतलब मैं परेशान थी उस आदमी से, इतना ही गंदा इंसान था ना, हर चीज में डाउट करता था, ऐसे ही था उसका।
तो फिर ऐसे करते करते लास्ट में एक बार क्या हुआ, मैं परेशान हो गई उसके इस चीज़ से। और इतना अच्छा खासा मेरा अर्निंग वहाँ से होता था, मतलब रोज़ समझिए 800 900 1000 के अंदर का सामान वो हर रोज़ ले जाते थे और कैश रोज के रोज दे के जा रहे थे। तो कितना अच्छा अर्निंग हो रहा है सोचिए, घर बैठे बैठे। मैं बंद कर दी। मैं उनको रीज़न नहीं बताई क्यों बंद कर रही हूँ। मैंने भैया से कह दिया कि भैया मैं नहीं दे पाऊँगी, कोई दिक्कत है मुझे, इतना इतना सुबह मेरे से बनाया नहीं जा रहा है, तो मैं और आपको नहीं दे पाऊँगी, आप कहीं और से ले लीजिए। बंद कर दी। अच्छा खासा रोज़ के रोज़ 1000 रुपये आ रहे थे मेरे, इस इंसान के लिए बंद कर दी, छोड़ दी। लेकिन ख़त्म नहीं हुआ उसका, वो हर किसी को लेके। इसके बाद फिर आगे क्या हुआ, रेंटेड शॉप के बाद धीरे धीरे मैंने थोड़े पैसे इकट्ठे कर लिए थे, तो फिर मैंने एक ज़मीन खरीदा उसी लाइन में, थोड़ा आगे जाके एक ज़मीन खरीदा और उसमें अपना दुकान बनवाया। ये सारी कहानी भी आपको मेरे प्लेलिस्ट में मिलेगी, ग्लिम्स ऑफ माय लाइफ स्टोरी, ज़रूर देखिएगा जाके। तो एक दुकान खरीदी वहाँ पे। फिर अब क्या हुआ, मेरा जो हर महीने दुकान का रेंट, इलेक्ट्रिक बिल उनको देना पड़ता था, वो सब मेरा बचने लग गया। तो अपना दुकान हो गया। खोलो तो भी ठीक, नहीं खोलो तो भी ठीक, रेंट तो एटलीस्ट नहीं देना है। तो किसी दिन असुविधा है तो नहीं खोलो तब भी चल जाएगा, रेंट देने का बोझ नहीं था, अपना दुकान हो गया। तो अपना दुकान जब करने लगी तो उसमें भी उसको होता कि जेंट्स लोग क्यों आ रहे हैं। फिर मैं बोली तब तो ऐसे करने से तो हो चुका दुकान, दुकान में क्या खाली लेडीज़ लोग ही खाना खाने आएंगी, आप बताइए, हर तरह के ही ना लोग आएंगे। तो फिर मैं ना इरिटेट होती थी। मैं बोली अब इस इंसान का ना बात को इग्नोर ही थोड़ा सा मारना होगा, वरना मैं तो काम कर नहीं पाऊंगी। और ऐसा भी नहीं है कि मैं काम अगर छोड़ देती हूँ तो बंदा मेरे को बैठा के खिलाएगा, वो भी तो नहीं कर रहा है, वरना मुझे काम ही करने की क्या ज़रूरत है अगर वो खुद ही सारा कुछ करता आराम से। लग्जरी की बात मैं नहीं कर रही हूँ, डेली का जो रोज का खाना पीना का भी किल्लत करवाता था, जबकि अच्छी खासी सैलरी थी। तो इसी वजह से ही काम करना पड़ता था। तो इसीलिए ना झगड़ा होना शुरू हुआ। मैं बोली तुम रहने दो, हाँ ठीक है, सबके साथ मेरा सब कुछ है, जितने भी कस्टमर आते हैं मैं क्या बोलती हूँ, और बोलिए। तो ऐसे ही चलता, इसके संग वो है, उसके संग वो है, कुछ तो है कुछ तो है, ऐसे चलता उसका। यहाँ तक कि मेरे सगे भाई तक को भी उसने छोड़ा नहीं। आप बताइए ना कितना झेलता है एक इंसान। मैं इसलिए इतने साल तक झेल रही थी उस इंसान को कि एक बार शादी टूटी है, फिर समाज समझ रहे, एक बार जिसकी शादी टूटी हो अगर दोबारा से फिर वैसा होगा तो फिर क्या, मतलब किस तरह का सिचुएशन होगा। सोच रहे हैं कि 2 बार टूट गई शादी तो ये लड़की में ही कुछ दिक्कत है, यही कुछ बदमाश है, ये है वो, ये सब चीज़ें होती है ना। तो ये सब सोच के ना बर्दाश्त कर रही थी बस। तो जो मैं बता रही थी मेरे छोटे भाई की, तो क्या होता था ना, ये आदमी पैसा तो देता नहीं था, खाने पीने की किल्लत भी थी, कपड़े भी नहीं देता था। तो ये सब के लिए ना मम्मी पापा को मैं बताती थी, जानते थे वो लोग कहीं ना कहीं, लेकिन फिर भी वो लोग भी क्या करते, बस बोलते मैनेज करो, अब क्या हो सकता है, अच्छा सोच के ही तो दोबारा से किए, लेकिन फिर ऐसा हो रहा है, अब क्या करे, तुम्हारा नसीब है, यही सोच के टिकी हुई थी वहाँ पे। तो मम्मी लोग क्या करती थी ना, कभी कभी कुछ अच्छी अच्छी चीज़ें, मेरे पसंद की मिठाइयाँ हुई, नॉन वेज हुआ, कुछ पैसे भी दे देती थी, जानती थी पैसे की दिक्कत होती थी, और कपड़े, बर्थडे है, सालगिरह है, केक, ये सब कुछ खरीद खरीद के वहाँ से भेजते रहते थे। तो यहाँ भेजने के लिए क्योंकि डिस्टेंस है ना, तो फिर छोटा भाई ही आता था। और छोटा भाई शायद तब पढ़ाई वढ़ाई कर रहा था कि क्या, कॉलेज का स्टूडेंट था, याद नहीं आ रहा, जो भी हो, जॉब बिजनेस ये सब नहीं कर रहा था उस टाइम। तो वही थोड़ा फ्री होता था तो वो लेके आता था, सारी चीज़ें लाया तो फिर नाइट में स्टे भी कर लेता था, क्योंकि फिर रात को कैसे जाएगा, इतना बहुत रात हो जाएगा वापस जाने में, ट्रेन की जर्नी थी। तो वो रुक भी जाता था मेरे पास। अब सोचिए एक लड़की का अगर भाई आया है मायके से, इतनी सारी चीज़ें लेके आया है, तो भाई के साथ कितनी सारी बातें होंगी ना। तो खूब उसके साथ मेरी बात बात होते रहती थी। तो उस चीज़ को लेके भी उसको डाउट होता था कि इतना क्यों बात करती है अपने भाई से। मतलब बोलते हैं ना, जो शक की बीमारी है ना जिस इंसान के अंदर हो ना, साइको होता है, वो सब इंसान लोग जो है ना, मतलब मेंटल है, मेंटल। तो अपने भाई से इतना क्यों बात करती है, नहीं करेगी कोई बहन अगर मायके में, अगर ससुराल में उसका भाई आया है तो भाई से भी बात नहीं करेगी, क्योंकि वो लड़का है, सिर्फ बहन से बात कर सकते हैं, भाई से नहीं बात कर सकते। तो मतलब इतना क्यों बात कर रही हो कि रात को डिनर हो गया, तुम लोग
खाने के बाद, क्योंकि सारा काम निपटाने के बाद रात को ही ना फुर्सत होता है, तो फिर आराम से हम लोग हंसी मजाक खूब सारी बातें। तो वही भाई से क्यों बात कर रही हूँ, ये भी उसको दिक्कत। तो एक बार क्या हुआ इंसिडेंट कि मैं समर वैकेशन था शायद, हाँ समर वैकेशन था, मैं बच्चों को लेके, बच्चों को मतलब एक तो इस शादी से मेरा बेटा हुआ था आदि, जिसे आप जानते ही हैं, ब्लॉग में देखते हैं, और एक मेरे हस्बैंड का पहली शादी से भी एक बेटा था। तो दोनों बच्चों को लेके समर वैकेशन था, मायके गई हुई थी कुछ दिनों के लिए, छुट्टियां थी स्कूल की बच्चों की। तो जब वहाँ से फिर वापस आ गई तो हुआ ये कि मतलब क्या जो बताऊंगी, ये सारी चीज़ें नहीं बताना चाहती हूँ मैं, लेकिन मुझे बोलना पड़ रहा है। तो हुआ ये कि मेरी जो डेट्स थी वो डेट 2 दिन पास हो गई और नहीं आया पीरियड। तो फिर मैंने अपने हस्बैंड से बोला कि ऐसे 2 दिन क्रॉस हो गए, मेरा रेगुलर है, टाइमिंग जो है रेगुलर था, इरेगुलर नहीं था मेरा डेट वगैरह। तो फिर मैं बोली कि ऐसा ऐसा है, 2 दिन चले गए अभी तक आया नहीं है पीरियड। तो फिर उसने फट से क्या कहा पता है, कि मायके गई थी वहाँ से प्रेग्नेंट होके तो नहीं आ गई हो। और ये उसने टारगेट किया था मेरे छोटे भाई को, क्योंकि मैं छोटे भाई से थोड़ा क्लोज थी, उससे बातें होती थी, व्हाट्सएप पे भी बातें करते थे हम लोग सब। तो फिर वो मेरा भाई है, अपना भाई है, सोचिए, उसको लेके उसने इतनी बड़ी बात कह दी। मैं इतना ज़्यादा हर्ट हुई थी, इतना ज़्यादा हर्ट हुई थी, मैं तो अपना बैग पैक करना शुरू कर दी थी, पता है कि और इस इंसान के साथ मुझे रहना ही नहीं है। बाहर वालों के साथ तो डाउट कर ही रहा है, अपने भाई तक के साथ अगर ये इंसान डाउट कर रहा है, इसके संग क्या रहेंगे हम। ऊपर से हर बात में डाइवोर्स दो निकलो, डाइवोर्स दो निकलो। फिर भी उस इंसान को झेल झेल के मैं 10 साल वहाँ पे रही हूँ। तो मैं अपना बैग वैग पैक करना शुरू की, रो रही थी बहुत, मैं बोली और मैं नहीं रहूँगी। ये सारी चीज़ें ना, कुछ कुछ चीज़ें ऐसी उसने की है ना जो एकदम अनबियरेबल है। तो मैंने बैग वैग पैक तो किया, फिर पैक करते करते सोच रही थी जाऊँगी कहाँ, मायके जाऊंगी, वहाँ भाभी है। तब तक मेरे भाई की शादी हो गई थी, मतलब मेरे से बड़ा नहीं है, मेरे से छोटा ही है, लेकिन मेरे एक और 2 भाई हैं, एक भाई की शादी हो गई थी। तो मैं सोच रही थी कहाँ जाऊंगी, मायके जाऊंगी, वहाँ जाके क्या करूंगी, भाभी क्या सोचेगी, मम्मी पापा को कितना टेंशन होगा कि मैं ऐसे आ गई। फिर मैंने कपड़े अनपैक किए रख दी, मैं बोली अब यही है नसीब और बस झेलना है, झेलते जाओ, यही करना है, इसके सिवा और कोई ऑप्शन नहीं है मेरे पास। फिर सारे कपड़े बैग से निकाली रख दी, ऐसे ऐसे करके ना बहुत सारी चांसेस उसको दी हूँ। फिर सॉरी सॉरी कहना शुरू किया था हालांकि, लेकिन वो सॉरी में माफ़ी दी जा सकती है, आप बोलिए, मेरे पास ऑप्शन भी नहीं था कुछ। और फिर ये डर भी था कि मेरी वो वीडियोस, ये डर तो हमेशा से था। हाँ देखिए, बताना भूल जा रही हूँ, काफी मतलब इतना कुछ है ना, इतना कुछ है ना कि व्लॉग बनाना तो एकदम पॉसिबल नहीं है वो सारी चीज़ों का। जब मैं प्रेग्नेंट थी आदि से, आदि के पहले एक मिसकैरेज हुआ था, वो स्टोरी भी वही है। बार बार बोल रही हूँ इसलिए कि आप लोग वहाँ जाके पहले देखेंगे, नहीं तो आपको नहीं समझ में आएंगी चीज़ें। ग्लिम्स ऑफ माई लाइफ स्टोरी प्लेलिस्ट में इस नाम का एक टाइटल आपको मिलेगा, उसमें सारी वीडियोस हैं। तो जब आदि होने वाला था, मैं मायके में थी, तो कभी कभार वो आता था मायके में, मतलब मैं पूरा टाइम मायके में रही थी, रीज़न था काफ़ी कुछ, वो सब वही वीडियो सब में मिलेगा आपको, पुराने सब बताया हुआ है मैंने। तो कभी कभी आता था ना, तो स्टे करता था 2-3 दिन मानिक तल्ला मेरे मम्मी के घर में। तो मैं प्रेग्नेंट हालत में भी ना, और उसको पता था कि डॉक्टर ने मुझे पूरा बेड रेस्ट में रखा हुआ है, सारी चीज़ें वो जानता है, एक बार मिसकैरेज हो चुका है, इसी वजह से मैं माँ के घर में हूँ ताकि पूरा बेड रेस्ट में रहूँ। और पूरा बेड से तो उठती नहीं थी मैं, मतलब मम्मी लोग इतना केयर करके मुझे रखी थी, इतना, मम्मी भाभी सब कोई मेरे पीछे लगे रहते थे, हर कुछ टाइम टू टाइम, बहुत सेवा की है उन लोगों ने, सब ने, मेरी पूरी फैमिली ने। तो वो इंसान आता था और डॉक्टर ने मना भी किया था, वो मेरे संग जाता भी था डॉक्टर के पास, जब भी मतलब हर महीने डॉक्टर के पास जाना होता है ना चेकअप के लिए, वो जाता था। डॉक्टर ने क्लियरली मना किया था कि
फिजिकल नहीं होना है, लेकिन वो आके वो मुझसे जबरदस्ती करता और वीडियोस भी बनाता माँ के घर पे, और बोलता कि तुम इतने लॉन्ग टाइम से यहाँ पे हो, मैं वीडियो लेके मैं किसी को नहीं दिखाऊंगा, प्रॉमिस, ये वो मैं देखूंगा, मैं मिस करता हूँ तुमको। मैं मना करने के बाद भी वो सुनता नहीं था। और मैं मम्मी पापा लोग को बोल भी नहीं पाती थी कि इस इंसान को सोने ही मत दो इस रूम में, क्योंकि मुझे अपने बच्चे की फिक्र थी। बहुत मुश्किल है लाइफ स्टोरी व्लॉग बनाना। तो ये डर जो है ना हमेशा था कि मेरी वीडियोस है उसके पास। जब चीजें बिगड़ गई थी तब भी मैं कोई स्टेप ले नहीं पा रही थी, 100 बार सोचती थी, एकदम पता था कि ये आदमी के साथ रहने लायक नहीं है, फिर भी मैं रहती थी, क्योंकि अगर मैं झगड़ा करती तो थी, अगर मैं ज्यादा कुछ करूंगी और मेरी वो वीडियोस, फिर मेरा क्या होगा। अगर बस वही चीज के लिए सह सह के मैं रह रही थी वहां पे। शादी के करीब करीब 8 साल के बाद इतना सिचुएशन बिगड़ा था, इतने ज्यादा झगड़े होते थे, रूम्स भी चेंज हो गए थे। एक रूम में मैं अपने बेटे आदि को लेके सोती थी, एक रूम में वो बड़े बेटे के साथ सोता था। मतलब पहले था कि बड़ा बेटा जो है वो बड़ा हो गया था, जो मेरे हस्बैंड की फर्स्ट वाइफ से था, तो वो दूसरे रूम में ही सोना उसका स्टार्ट हो गया था, अकेले सोता था वो, और आदि छोटा सा बेबी था तो वो हम लोगों के पास सोता था। फिर जब चीज़ें इतनी ज़्यादा झगड़े वगड़े होने लगे ना, वही डाइवोर्स मांगता ना, वो चीज़ ना एकदम मेरे को बहुत हर्ट करती थी कि मैं इतना कुछ सह के भी इंसान के पास रह रही हूँ, इसके बच्चे को संभाल रही हूँ, इसका घर संभाल रही हूँ, फिर बाहर जाके काम कर रही हूँ क्योंकि खाने को पैसे भी, खाने की भी दिक्कत कर रहा है, फिर भी मैं हूँ। लेकिन फिर भी बोलता है डिवोर्स दो, चली जाओ। ज़्यादा बोलने जाऊंगी ना, ज़्यादा झगड़ा करूंगी, क्यों दूँ डिवोर्स, क्यों दूँ डिवोर्स, तो कहेगा ऐसे ही जवान चलाती हो कि इसीलिए वहां पहली शादी से भी निकाल दिया होगा तुम लोगों को, मतलब तुमको निकाल दिया होगा क्योंकि वहां भी ऐसे ही करती होगी। तो मतलब क्या मैं नहीं बोलूँ कुछ, डिवोर्स मांग रहे हो, मैं आराम से डिवोर्स देके चली जाऊँ? इसीलिए शादी की थी, भाग के आई थी, लव मैरिज की थी, मैं जबरदस्ती आके घुसी थी तुम्हारे घर में रहने के लिए, पसंद करके तुम लोग ही ना लेके आए हो शादी करके डिवोर्स देने के लिए। तो यही मेरा डिवोर्स नहीं देना, उसको और ज़्यादा गुस्सा होता था मेरे से कि मैं क्यों नहीं दे रही हूँ, और इसी वजह से चिढ़ने लगा था। वो समझ रहा था कहीं ना कहीं कि मैं नहीं दूंगी उसको डिवोर्स, और उसको बहुत बुरी तरह से मतलब था कि उसको डिवोर्स चाहिए ही चाहिए। रीज़न कुछ नहीं दे पाता था कि मैं क्यों दूँ, मेरे में कोई कमी बताओ कि मैं तुम्हारे घर की देखभाल नहीं करी, तुम्हारी माँ का पाँव टूट गया, मैंने उनके लिए उनका टॉयलेट पॉटी सब कुछ किया, तुम मुझे कमी बताओ कि मैंने कहाँ कमी रखा है, मैं क्यों डिवोर्स दूँ। इसीलिए रूम्स चेंज हो गए थे। 10 साल की शादी थी, 2 साल तो समझिए अलग अलग ही रहे हैं हम लोग। लेकिन हाँ, जब उसको कुछ फिजिकल नीड्स हो आता था दूसरे रूम में, मेरी इच्छा की तो छोड़ दीजिए, उसे चाहिए तो बस चाहिए, जो चाहिए लेना है और फिर चले जाना है अपने रूम में। और क्योंकि मैं वाइफ हूँ, झेलना है मुझे।
तब भी मैंने नहीं सोचा था कि मैं दे दूंगी फाइनली उसको डिवोर्स। नहीं, मेरा यही था कि मैं नहीं दूंगी, चाहे तुम कुछ भी कर लो, मैं डिवोर्स नहीं दूंगी। और इसी वजह से वो और ज़्यादा से ज़्यादा मुझे परेशान करने लगा कि देखूं कब तक मुझे नहीं डिवोर्स देगी, मैं इसको मजबूर कर दूंगा कि ये मुझे खुद से डिवोर्स दे के चली जाए। और मेरे तरफ से था, मैं हरगिज़ नहीं दूंगी, चाहे कुछ भी कर लो। यही चल रहा था चीज़। फिर एक इंसिडेंट मैं बताती हूँ। ये सब जो झगड़े झमेले ये सब होते होते ना, क्या था, मेरे को थोड़ा सांस लेने में और ये सब तकलीफ होने लग गई थी। सांस लेना, चेस्ट पेन, ये सब होने लगा काफ़ी कुछ। तो फिर डॉक्टर दिखाना हुआ, मतलब वहीं पे वो ही ले गया। ऐसा भी नहीं था, मतलब ले जाना ले आना वो सब तो करेगा, क्योंकि फिर पेट्रोल का भाड़ा तो मैं ही देती थी अल्टीमेटली। तो बाइक से ले जाना हो तो ले ही जाता था। तो डॉक्टर के पास ले गया तो डॉक्टर ने कहा कि घर में किसी भी तरह का धुआं होता है और इसी वजह से धूपकाठी वगैरह जैसे जलाते हैं ना हम लोग, अगरबत्ती जिसे कहते हैं, अगरबत्ती हो या कुछ भी हो, वो सारी धुआं अंदर जाने के वजह से ये प्रॉब्लम आ रही है। तो घर में कोई भी धुआं नहीं होना चाहिए, खिड़की वगैरह ओपन करके रखिए। और तो फिर मैंने कहा धुआं कहाँ से नहीं होगा, दिन में 10-10 सिगरेट जो इंसान पी रहा है, जिसको मैं बोल बोल के थक गई हूँ कि बच्चे के लिए तो सोचो, बच्चे के नाक में जा रहा है। अगर पीना ही है छत पे चले जाओ, थोड़ा बाहर जाके पी लो, नहीं वो रूम में बैठ के ही आराम से पीना, उसको रिलैक्स करके, एसी चला के, खिड़की गेट सब बंद करके पिए जा रहा है। दिन में 10-10 सिगरेट, एक एक पैकेट से ज़्यादा भी पी रहा है कभी कभी। तो वो धुआं कहाँ जा रहा है। और सच बोलूँ तो जो कहते हैं ना पैसिव स्मोकर या क्या कहते हैं उसको, नहीं मालूम। और वो कमरे में पीता, दोनों रूम जो है, जो भी है, रात में भी अगर पी रहा है उस रूम में भी तो धुआं आता है, क्योंकि एसी का हवा भी दोनों रूम के लिए ही कॉमन था, बीच में एक गेट था। तो मेरा भी ऐसा हो गया था ना, पता है, जब तक वो धुआं मुझे नहीं मिले, जैसे मायके वगैरह जा रही हूँ तो यहाँ कोई नहीं पीता होता है सिगरेट विगरेट, ये सब गंदी आदत किसी को नहीं है मेरे मायके में। तो ऐसे लगता कि सिर दर्द हो रहा है, सिर भारी हो रहा है। तो मतलब ऐसा होने लगा, मैं समझ गई वो सिगरेट का धुआं, जब मुझे बदबू आती थी हालांकि, लेकिन वो जब मेरे अंदर जाएगा ना, तभी जाके मेरे को लगेगा कि मेरा सर दर्द कम रहा है। मतलब मुझे भी हैबिट हो गई थी, इनडायरेक्टली मुझे भी वो स्मोक ही करवा रहा था इंसान। और तब सोचिए छोटे छोटे बच्चों का क्या हाल होगा, बच्चे भी तो वही रूम में रह रहे, छोटा सा ही तो क्वार्टर था। और क्योंकि हुकिंग करके चलाता था, इलेक्ट्रिक का भी उसको टेंशन नहीं था, तो दिन रात एसी चलाता था, क्योंकि इलेक्ट्रिक की चोरी करता था, सब बताई हूँ पुराने व्लॉग्स में। तो इतना एसी चल रहा है तो इसीलिए खिड़की विड़की सब बंद, और धुआं सिगरेट का हुए जा रहा है, तो कहाँ जाएगा वो सारा चीज। तो ऐसे होते होते क्या हुआ ना, मेरा वो क्योर नहीं हो रहा था, जो चेस्ट पेन ज़्यादा दिन दिन बढ़ने लगा। तो फिर और आगे डॉक्टर ने फिर एक्सरे के लिए बताया, और जहाँ एक्सरे ब्लड टेस्ट ये सब होता है उस तरह के जगहों पे वो मुझे नहीं लेके जाएगा, क्योंकि वहाँ तो पैसे दे के करने होंगे, और क्योंकि वो रेलवे का एम्प्लॉय है तो रेलवे हॉस्पिटल में ले जाने से सारी चीज़ें फ्री में होंगी। तो इसीलिए रेलवे हॉस्पिटल में मुझे लेके गया। जैसे हमारे यहाँ तो अलाउ नहीं होता है कि सिर्फ जो पेशेंट है वो जाए, लेकिन वहाँ पे अलाउ था कि पेशेंट के साथ जो आए हैं वो भी एक्सरे रूम में जा सकते हैं। तो मेरा हस्बैंड भी अंदर गया, सोफ़ा वोफा लगा हुआ था, बैठा है आराम से देख रहा है सारी चीज़ें। तो वो ग्रीन एक ऐसे ओवरकोट टाइप का था, दिया था, और यहाँ से मतलब ओपन ही था, ऐसे जस्ट कवर करना है, ऐसे एक रस्सी है, ऐसे बांध लो इस तरह से। तो मैं जाके खड़ी हो गई, मुझे क्या पता भाई, पहली बार मैं गई थी ऐसे रेलवे हॉस्पिटल में एक्सरे करवाने के लिए। अब जाके खड़ी हूँ तो वो इंसान जो मेरे को एक्सरे करने वाला है, वो जाके पहले वो मशीन जहाँ बीचों बीच है ना, कंप्यूटर टाइप, पता नहीं क्या क्या सब है वहाँ, क्या क्या कर रहा है। फिर मेरे को यहाँ आके बोल रहा हाथ ऐसे उठाइए, और ठीक से नहीं हो रहा है आपका। तो फिर मैं हाथ उठा ली, और वो मेरे को एडजस्ट कर रहा है, वो प्लेट जो भी लगा हुआ है शीट टाइप का, उसमें एडजस्ट कर रहा है। और मैं देख रही हूँ कि वो इंसान सही नहीं है, वो उल्टी सीधी चीज़ें कर रहा है। तो मुझे बहुत अनकंफर्टेबल भी हो रहा है, और मैं देख रही हूँ मेरे हस्बैंड बैठे हुए देख रहा है और कुछ बोल क्यों नहीं रहा है, कि एक बार कुछ नहीं सही से होगा, नहीं होगा, ऐसे करके 3-4 बार 5 बार वो इंसान बार बार बोल रहा है हाथ उठाइए, और मैं हाथ उठा दे रही हूँ,
फिर जब वो कुछ ऐसा हरकत करा तो ऑटोमेटिक हाथ तो नीचे आएगा कि रोकने के लिए, लेकिन नहीं, वो बोल रहा नहीं आप हाथ उठा के रखिए इसीलिए नहीं हो रहा एक्सरे सही से, हाथ ऊपर। वो देख रहा है पीछे से बैठे हुए मेरा हस्बैंड जानवर का बच्चा जो भी, और वो इंसान जो मन में आए वो कर रहा है। ये नॉट जो रस्सी वो खोल दिया है, ठीक से नहीं हो रहा है, आप सामने आइए। एडजस्ट करने के नाम पे बहुत उल्टी सीधी हरकत किए जा रहा है, फिर वहां जा रहा है, फिर बोल रहा है नहीं हो रहा है, फिर आके फिर वही हरकत, ऐसे ऐसे सोचिए। और मैं पता नहीं, मैं थोड़ा नर्वस जैसी हो गई कि मैं करूँ तो क्या करूँ, ये इंसान तो बहुत परेशान कर रहा है। मुझ में वो नहीं आई हिम्मत कि मारूं उसको एक चपाट, नहीं हो पाया, क्योंकि मैं देख रही हूँ हस्बैंड सामने, उसको तो कुछ बोलना चाहिए कि क्या हो रहा है, क्या चल रहा है। और वो आदमी भी देख रहा है कि इसका हस्बैंड चुपचाप बैठ के देख रहा है, कुछ नहीं बोल रहा है, इसलिए वो इतना ज़्यादा बार ऐसे 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 कर करके, और खैर किसी तरह से फिर हुआ। और उसके बाद मुझे इतना ख़राब लगा ना, सोचिए एक लड़की का क्या हाल होगा, कोई इंसान उसके साथ क्या कुछ किया। आप मेरे हाथ को देख के आप समझ सकते हैं कि क्या किया है वो इंसान मेरे को, तो कैसा लगेगा। जैसे उसने कहा हो गया, मैंने ड्रेस चेंज किया और हॉल से सीधा बाहर जाके बाइक जहाँ खड़ा है बाहर जाने लग गई, हस्बैंड से बिना कुछ बोले, बस सर झुकाए निकल गई। और मैं जाते जाते देख रही हूँ मेरा हस्बैंड जो है वो उसी इंसान से आराम से बात किए जा रहा है। हाँ, रेलवे हॉस्पिटल जा, हॉल लंबा है ना, तो सुनाई दिया जब तक मैं रूम से बाहर ना निकलूँ कि रेलवे हॉस्पिटल में अभी ये बन रहा, वो फैसिलिटी होगी, ये होगी। दोनों आपस में ये सारी से बात कर रहा है, उसको कुछ बोला भी नहीं, कुछ नहीं। और मैं तो सीधा निकल के चली गई, एकदम बाइक के सामने जाके खड़े होके वेट कर रही हूँ कि मेरा हस्बैंड भी फिर आएगा। वो बंदा आया है 5-7 मिनट बाद आराम से बात करने के बाद, और मेरी हालत आप सोचिए, मैं क्या हालत है। बस मैं सोचूं कैसे भी घर जाऊं, मैं रोना चाहती थी। वो इंसान आया, मैं कुछ बोली नहीं उस टाइम, मेरी हालत ही नहीं थी कि मैं कुछ बोलूं, बस बाइक में पीछे बैठी घर चली गई। और घर जाते ही रोना शुरू कर दी, बहुत नहीं, इतनी देर से मैं रोकी हुई थी कि रास्ते में रो नहीं सकती। घर जाके मैं रोना शुरू कर दी, तो फिर बोल रहा है कि क्या बात है, इतना क्यों, क्या हुआ ऐसा, अचानक रो क्यों रहे हो, क्यों। तो फिर मैंने बताया, देखे नहीं क्या वो इंसान क्या कर रहा था मेरे साथ। तो फिर क्या बोल रहा है वो पता है, मैंने पहले तो सोचा था उसने नहीं देखा है इसलिए वो उससे नॉर्मली बात कर रहा है। तो कह रहा हाँ मैं देख तो रहा था, लेकिन मैं सोचा कैसे क्या बोलूं, इसीलिए मैं कुछ बोला नहीं, मैं देख रहा था कि वो इंसान बदमाशी कर रहा था। सोचिए हस्बैंड देख रहा है कि उसकी वाइफ के संग कोई बदमाशी कर रहा है गलत चीज़, और वो चुपचाप बैठ के देख रहा था। और सिर्फ इतना ही नहीं, बाद में उस इंसान के साथ इतने अच्छे से बात कर रहा है, रेलवे हॉस्पिटल की तरक्की और ये सब। सोचिए जब मैंने सुना कि उसने कहा कि हाँ मैं देख रहा था, तो कैसा लगेगा एक वाइफ को, बोलिए कैसा लगेगा। आप लोग बोलिए ना, आपको घिन नहीं आ जाएगी उस इंसान से कि ये कैसा हस्बैंड है। हस्बैंड ऐसे होते हैं, आप बोलिए बोली ना। ऐसी ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिसको मिला के वो इंसान एकदम, जो दिल में उसको मैंने रखा था ना, हाँ उसको मैं बहुत प्यार करती थी, लेकिन वो निकल गया है एक एक, जैसे नोच के कोई निकाल देना मांस, उस तरह से वो निकल गया, उसके लिए कोई फीलिंग नहीं बची थी। तब जाके मैंने ये डिसीजन लिया था। और खैर उसके बाद उसने सॉल्यूशन में क्या कहा पता है, कि ठीक है ऐसा करो। मैं जब चिल्लाने लगी कि शर्म आनी चाहिए तुमको, कि तुम देख रहे थे, मैं मुझे लगा शायद नहीं देखे हो, देखने के बाद भी तुम कुछ अपोज भी नहीं किया, और साथ में उससे इतना बात करके आए हो आराम से। तो फिर उसने जब देखा कि मैं बहुत ज़्यादा रो रही हूँ, और मैं फिर तभी मम्मी का भी फ़ोन आ गया था उसी दौरान, तो फ़ोन रिसीव करके मैं रो ही रही थी उसी टाइम में। फिर मम्मी को भी मैं बोलने लग गई कि ऐसे ऐसे हुआ है, पता है मम्मी। तो जब देखा है कि बात मेरे मायके तक भी चली गई है, तब बोल रहा है कि ठीक है एक काम करो, तुम कल फिर से चलो एक्सरे करने के लिए, और वो इंसान फिर से जब ऐसा हरकत करेगा तब मैं उसको मारूंगा। मतलब वो उसको मारे, इसके लिए मुझे फिर जाके वो सारी चीजें अपने संग करवानी पड़ेंगी, तब वो जाके उसको मारेगा। मैंने उसको बस ये बोला कि हस्बैंड बनने तो तुम लायक ही नहीं हो। ये चीज़ अगर मेरे भाई लोग होते ना अभी इस जगह पे, वो रेलवे हॉस्पिटल ही शायद बंद करवा देते, या उसकी नौकरी तो निकलवा ही के छोड़ते उस इंसान की। और तुम मुझे फिर ले जाके फिर वही सारी चीज़ें वो करेगा, तब तुम मारोगे उसको। अभी देख के आए हो, तुम नहीं मार सके।
या अभी फिर पलट के जाके तुम नहीं मार सकोगे, तुम मेरे को फिर लेके जाओगे, फिर वो मेरे संग वो हरकत हो तब जाके तुम मारोगे। वाह। तो हुआ ये ना फ्रेंड्स कि शायद उसी दिन या उसी के एक आध दिन बाद भाई को मम्मी फिर से कुछ खाना वाना लेके भेजी थी। तो भाई को मम्मी ये नहीं बताई थी चीज़, और मैं तो बहुत ज़्यादा, मेरा दिमाग ख़राब था, मैं रो ही रही थी कि कहाँ फंसी हूँ यार। एक मतलब कहते हैं ना, एक शादी से निकली इतना सब झेल के, और अभी फिर दूसरी बार भी इतना, मतलब मेरे पास वर्ड्स है ही नहीं, मैं कैसे उस चीज़ को बताऊं कि मैं कितनी दुखी थी उस जानवर के पास। तो मेरा भाई आया, घर में आके बैठते ही वो मेरा शक्ल देख के ही समझ गया कि कुछ तो बात है। पूछने लगा क्या हुआ क्या हुआ। मेरे हस्बैंड उस टाइम ऑफिस में था, तो मैं नहीं बोल रही हूँ, क्या ही बोलूँगी भाई को ये सारी चीज़ों के बारे में। फिर वो बहुत पूछना शुरू किया, उसको खाने के लिए भी कुछ दे रही हूँ, खा नहीं रहा। बोल रहा पहले बोलो क्या हुआ है, तुम कुछ तो हुआ है, तुम्हारा शक्ल देख के ही पता चल रहा है। मैं अपना आंसू भी कंट्रोल करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन रो दी थी। तो बोला हम कुछ नहीं खाएंगे, पहले तुम बोलो हुआ क्या है। बोलेगी कि हम जीजा जी से पूछे फोन करके, ऐसे ऐसे करने लगा। जब बहुत जिद करने लगा, बोलो बोलो बोलो, तो मैंने बोल दिया कि ऐसे ऐसे हुआ है। मेरा भाई इतना गुस्सा हुआ, वो बोला तुम तुरंत उठो और चलो मेरे साथ, तुमको यहाँ रहने का जरूरत नहीं है। वो मेरे ऊपर बहुत जोर से गुस्सा होने लगा कि उठो, बस उठो और चलो, ऐसे आदमी के साथ नहीं रहना होगा तुमको। मैं नहीं जा सकती थी, जाती तो भाई के साथ चली जाती, क्योंकि कुछ नहीं बचा था उसके लिए फीलिंग्स मेरे अंदर। मैं फिर भी नहीं गई। मैंने बोला मैं नहीं जाऊंगी। क्यों नहीं जाऊंगी ये मैंने नहीं बताया, मैंने बस बोला कि नहीं तुम रहने दो, हम नहीं जाएंगे। क्योंकि वही था, मेरी वीडियोस भी बना के रखा था। मेरा भाई इतना हर्ट हुआ, पानी भी नहीं पिया, तुरंत आया था बेचारा रेलवे में, रेल से ट्रैवल करके ट्रेन से। जब देखा मैं नहीं जाऊंगी बोल रही हूँ, एक घूंट पानी भी नहीं पिया, वो चला गया। बोला ऐसा आदमी के घर में हम नहीं रह सकते। तुरंत उठ के चला गया। मैं तब भी नहीं गई, उसने कोई कसर नहीं छोड़ी थी इस चीज में कि मैं यहाँ से उसको छोड़ के चली जाऊं। मैं तब भी रुक गई कि नहीं जाऊंगी, लेकिन इसके बाद भी जब वो देख रहा है, वो चाहता था ना अंदर से कि मैं उसको छोड़ के जाऊं, वो इसीलिए जानबूझ के ये सब कर रहा था। तो जब उसने देखा इतना एक्सट्रीम लेवल का इसको तकलीफ दिया हूं, फिर भी ये बोल रही है नहीं जाएगी, तब इसने सोचा कि अब ऐसे नहीं मानेगी ये, और भयंकर कुछ करना होगा।
जब वो हर तरफ से हार गया, सब कुछ करके मुझे टॉर्चर, और देखा कि मैं नहीं डाइवोर्स दे रही हूँ, तब उसने आखिरी चीज जो इस्तेमाल की, मेरे कैरेक्टर पे उंगली उठा के मुझे इतना बदनाम कर दिया ना कि मैं कैरेक्टरलेस हूँ। पूरी कॉलोनी जहाँ मैं दुकान जाती थी, दुकान के आसपास जितने भैया लोगों के दुकान थे, हर जगह मेरे रिलेटिव्स के घर पे, मेरे माँ के घर पे, कोलकाता में हर जगह ये बात फैला दी कि मैं अच्छी नहीं हूँ, किसी के संग कुछ है। बहुत खराब सिचुएशन था, इतना ही ज़्यादा कि मेरा फ़ोन छीन लिया चेक करने के लिए, क्योंकि ऑर्डर्स जो है ना वो व्हाट्सएप वगैरह में ही होते थे। अभी भी वही सिस्टम है, व्हाट्सएप में ही होता है ऑर्डर का लेन देन, तब भी वही सिस्टम था। कुछ ऑर्डर्स, क्योंकि मैं दुकान पे रहते फिर रोटी सब्जी डिनर वगैरह का ऑर्डर भी लेने लगी थी, दुकान चलता था अच्छा खासा। दुकान के ही एक कस्टमर से, तो इसके बाद उसने क्या किया, ये मेरे तक लिमिटेड नहीं रहा, मुझे तो खैर पहले भी बहुत बार वो ऐसे बोल चुका था लोगों के साथ डाउट करके। इस बार इसने क्या किया, उस इंसान को, वो क्लाइंट को जाके फोन करके घर बुला लिया कि उसका फोन भी उसको चेक करना है, क्योंकि मेरे फोन में उसको कुछ मिला नहीं था। ये मैं, और इसके बाद ना ये इंसिडेंट वही चेस्ट एक्सरे वाले के कुछ दिन बाद ही हो गया था। तब मैं ऑलरेडी बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में थी इस चीज़ को लेके, एक्सरे वाले हादसे को लेके। मैं बोली बस एनफ। किसी और का फ़ोन चेक करने के लिए वो घर में बुला लिया, और जब फिर बुलाने के बाद जब वो इंसान आया भी, बेचारा वो क्लाइंट जो था, उसके फ़ोन में भी जब कुछ नहीं मिला, मेरे फ़ोन में भी जब कुछ नहीं मिला, तब उसका सॉरी वाला गाना फिर शुरू हो गया। सॉरी सॉरी सॉरी, गलती हो गया, गलती हो गया। और इन द मीन टाइम जब तक वो आदमी आता, उसका फ़ोन चेक हो रहा है दूसरे रूम में मैं अपना बैग पैक करना शुरू कर दी थी कि और मुझे अब ख़त्म, अब सब ख़त्म। डिवोर्स चाहिए था ना, मैं उसको बोली तुझको डिवोर्स चाहिए था इसीलिए कर रहा है ना ये सब, जा तुझको दे ही दूंगी मैं अब डिवोर्स, जा रही हूँ। नहीं रह पाई मैं, और कोई कितना सहेगा। जहां तक सह सकती थी मैं सहती रही थी मैं। बैग पैक की, सारी चीज़ें ले ली, आदि के लिए पॉलिसी वगैरह कराई थी, मेडिक्लेम कराई थी, सब कुछ जितना हुआ एक बैग में जितना भर सकी सब भर ली, क्योंकि मैं मेंटली सोच चुकी थी और वापसी नहीं है मेरी यहाँ। ऐसा कोई लाइफ हुआ नहीं जीना है मुझे इस तरह से। निकली, घर से निकलने के बाद थोड़ी दूर पैदल जाके मोड़ जब आता है वहां पे रिक्शा स्टैंड है, तो वहां से रिक्शा मिलता है स्टेशन के लिए। तो जब घर से निकली, सॉरी उसका बहुत चला,
गेट के बाहर तक माँ पे भी गिर गया, माफ़ कर दो, गलती हो गई, गलती हो गई। मैं बोली कितनी बार इसको माफ़ करूँगी, कितनी बार सॉरी बोल लेगा, एक बार सॉरी फिर वही हरकत, एक बार सॉरी फिर वही हरकत। मेरे से और माफ़ किया नहीं गया। मैं निकली, आदि का हाथ पकड़ के निकली। आदि को भी बोल रहा था मत जाओ बेटा, मत जाओ बेटा, मगर वो कहाँ, वो भी बेचारा मार वार खाता ही था, है काफ़ी कुछ। तो मैं एक बार बस बुलाई, आदि आ जाओ। बेड पे बैठा था, छोटा सा बच्चा था, 3-4 साल 5 साल ऐसे कुछ होगा, याद नहीं है मुझे एज। आ गया, मेरा हाथ पकड़ा, निकल गई मैं उस घर से। और सोची तो थी मानिक तल्ला जाने का। पहले जब घर से निकली, इसके बाद एक हाथ में झोला, मेरा बैग बहुत भारी था, अच्छा खासा भारी हो गया था, बड़ा सा बैग, एक हाथ में बच्चा, और क्वार्टर से मोड़ तक पैदल जाते हुए मैंने सोचा निकल तो गई। हर बार तो बैग पैक करके फिर अनपैक कर देती थी कि माँ के घर जाऊंगी, क्या होगा, मम्मी लोग को टेंशन होगा, भाभी है क्या सोचेगी, ये सब सोच के हर बार तो रह जाती थी। और इस बार भी तो सॉरी बोल ही रहा था, लेकिन रुकी नहीं हूँ, निकल गई हूँ अब की बार। पर जाऊं माँ के घर, इतना बड़ा इल्जाम लगा दिया है। मुझे लगा वो जो मैं पैदल गई हूँ उतने ही डिस्टेंस में मैंने डिसीजन चेंज कर दिया है। मैंने कहा, अपने अंदर ही बातें चल रही है कि मैं जा रही हूँ मानिक तल्ला, वहाँ क्या मेरे बात को कोई ट्रस्ट करेगा कि सब उसका बात मानेगा? क्योंकि वो सबको बोल रहा था वो अपना मोबाइल नहीं दे रही है, वो मोबाइल चेक करने नहीं दे रही है, सब कुछ डिलीट कर दी है। वो आदमी जो आया था वो, उसका मोबाइल में भी कुछ नहीं है, मतलब सब कुछ डिलीट हो गया है, कुछ तो था, ये था। इधर सॉरी भी चल रहा है, इधर सारे लोगों को ये सब कुछ चल रहा है। तो इसके बाद मैं सोची निकली हूँ मानिक तल्ला जाऊंगी, फिर मन हुआ नहीं, मानिक तल्ला जाने का भी सिचुएशन छोड़ा नहीं है ये इंसान। तो रिक्शा पे बैठ के मैंने रिक्शा वाला को बोला कि मुझे गोल बाजार ब्रिज जाना है, मतलब स्टेशन अगर जाना हो रिक्शा पे बैठ के मुझे सीधा जाना था, और अगर गोल बाजार ब्रिज जाना है तो स्टेशन की तरफ जाते हुए ही एक टर्न आता है जो गोल बाजार, मतलब वहाँ का मार्केट है, मार्केट में जाने के पहले एक गोल बाजार ब्रिज आता है। यहाँ मैंने सुना है वहाँ से बहुत लोगों ने अपने आप को ख़त्म किया है, वो प्रॉपर वर्ड यूज़ करना अलाउड नहीं है। बस मैंने मन बना लिया कि अब तो निकल तो गई घर से, लेकिन और आदि के साथ मैं अब बस जो बताई मैं वही सोच के मैंने कह दिया गोल बाजार ब्रिज जाना है मुझे। रिक्शा चल पड़ा। अब मैं सोच रही हूँ, क्योंकि अब मैं सब खत्म करने जा रही हूँ, एक बार मैं बात कर लूँ उन लोगों से जो लोग बहुत करीब हैं, क्योंकि इसके बाद तो मैंने अपनी माँ को पहले फोन किया सबसे पहले, मम्मी फोन ही नहीं उठाई। बाद में पता चला मम्मी बड़ा बाजार गई हुई थी, इसीलिए फोन नहीं उठाई थी। मैंने सोचा था मम्मी से एक लास्ट बार बात कर लूं सब खत्म करने से पहले। दिमाग का सिचुएशन आप समझ रहे हैं कैसा था कि मैं अपने मैं अपने बच्चे को लेके भी मैं क्या सोच के निकली हूँ। उस समय जो होता है ना सिचुएशन, वो हर किसी के बस की बात ही नहीं है समझ पाना। इसके बाद मैंने अपने एक फ्रेंड को फोन किया, मैंने कहा, मैं बस इतना ही बोली, मैं जा रही हूँ। वो इंसान समझ गया मैं क्या बोल रही हूँ, किस लिए बोल रही हूँ, कहाँ जा रही हूँ, समझ में आ गया, क्योंकि शेयर करती थी चीजें। उसने कहा आदि का सोच रही हो? मैंने कहा आदि को लेके जा रही हूँ। फिर इन द मेन टाइम
जब तक गोल बाजार ब्रिज में जाऊंगी उसी रास्ते में थोड़ा है डिस्टेंस है, रिक्शा तो चले जा रहा है अपने हिसाब से। उस इंसान ने मुझे कहा सीधा जाओ मानिक तल्ला, अपने घर जाओ, दुनिया का कोई इंसान तुमको नहीं समझेगा, तुम्हारे मम्मी पापा तुमको जरूर समझेंगे। कोई भरोसा ना करे, जिन्होंने तुमको जन्म दिया है वो लोग जरूर ट्रस्ट करेंगे, इसीलिए तुम जाओ। मैंने कहा नहीं ट्रस्ट करेगा कोई मुझे। उसने कहा अगर कोई नहीं ट्रस्ट करेगा तब तुम ये स्टेप का सोचना, अभी तुम घर जाओ। कसम वसम दे दिया मुझे आदि का, मम्मी पापा का, कि कहीं नहीं जाना है। मैं बोल भी दी मैं जा रही हूँ गोल बाजार ब्रिज, सीधा जाओ स्टेशन। बहुत समझाया मुझे कि एक घटिया इंसान के लिए तुम अपना लाइफ क्यों खत्म करोगी, क्यों आदि को खत्म करोगी, आदि की क्या गलती है, तुम आदि के लिए ही ना जी रही थी अभी तक, फिर अपने हाथ से तुम कर पाओगी ये। घर जाओ, बहुत सारा समझाया। तो मुझे लगा कि ठीक है शायद ये कह रहा है तो मेरे मम्मी पापा मुझे समझेंगे, मुझे घर ही जाना चाहिए। काफी करीब पहुंच गए थे गोल बाजार ब्रिज के। ये मैंने रिक्शे वाले को कहा स्टेशन ले जाओ। आज सोचती हूँ कि अच्छा हुआ जो उस इंसान से मैंने बात कर ली, मेरे फ्रेंड से, नहीं तो अभी यहाँ बैठ के मैं व्लॉग नहीं शूट कर रही होती, कहाँ चली गई होती। फिर मैं स्टेशन की तरफ गई तो वहाँ पहले से ही मैं देख रही हूँ कि सारे लोगों को फ़ोन वोन शायद कर चुका है। मेरे बुआ के बेटे लोग हैं, मेरे भाई ही लगते हैं, वो लोग सब स्टेशन में थे। मैं टिकट काटने जा रही हूँ तब तक देख रही हूँ सारे लोग हैं। मेरा बैग मेरे हाथ से लेकर बोला नहीं नहीं चलो घर चलो, घर चलो वापस। मैं बोली घर तो मैं नहीं जाऊँगी, मैं जाऊँगी मानिक तल। तो फिर एक भाई को मेरे साथ कर दिया उन लोगों ने, सारे भाई लोग आ गए थे, बुआ के बेटे लोग सब इधर उधर मुझे ढूंढ रहे थे स्टेशन में। उन लोगों को लगा मैं आऊंगी तो स्टेशन ही, लेकिन मैं तो कहीं और ही निकली थी जाने को। तो सब मुझे ढूंढ रहे थे, तो एक भाई को मेरे साथ लगा दिया कि घर तक पहुंचा के आओ। दिमाग फिर भी शांत नहीं हुआ था। स्टेशन आ तो गई थी लेकिन दिमाग में चल रहा था बहुत कुछ। तो फिर जब बैठी ट्रेन में बैठ के जब जा रही हूँ तो वो भी 2-3 घंटे का टाइम लगता है पहुंचने में। तभी भी एक बार के लिए लग रहा है कि आदि के लिए बोल रहा था मेरा फ्रेंड, आदि का नहीं सोच रही हो तो ऐसा करते हैं, अभी तो मेरा भाई है ट्रेन में, आदि है, ये तो मेरे आदि को पहुंचा ही देगा माँ के घर पे। तो क्या करूं, ट्रेन से कूद जाऊं, ऐसा आ रहा दिमाग में कि आदि को तो पाल ही लेंगे सब लोग मम्मी घर में। इसके बाद ये दिमाग में आ रहा है कि क्या करूं, कूद जाऊं, अकेले आदि रह जाए, मैं चली जाऊं। फिर हुआ कि व्हाट्सएप में मैसेज आने लगा, घर निकली, कहाँ गई कहाँ, तो मैं बोल दी फ्रेंड का, तो मैं बोल दी हाँ मैं ट्रेन में बैठ गई हूँ। तो बस उसने कहा भगवान का नाम लो और कुछ आगे पीछे मत सोचो, सीधे जाओ अपने घर। तो वो भी मैंने छोड़ा कि नहीं ठीक है घर जाते हैं, वहाँ देखते हैं क्या होना है। तो इस तरह से वहाँ गई, लेकिन खैर उसके बाद भी ना फिर काफ़ी कुछ हुआ, इतना कुछ हुआ, मैं ख़त्म हो गई थी। मैं उस डिप्रेशन से पूरी तरह से अभी भी नहीं निकली हूँ। बहुत कुछ हुआ, फिर से वापसी हुई पता है, तो फिर आई ससुराल। फिर आना हो गया।
उसके सॉरी पे लोग पिघल गए। फिर आई तो चीजें कुछ नहीं सुधरी। मैं जानती थी कुछ सुधरेगा भी नहीं। वो थोड़ी टाइम के बाद फिर वही सब चालू हो गया उसका। इसके बाद क्या है, एक सिचुएशन आया जब मैंने देखा कि घर के लोग भी नहीं समझ रहे मेरी बात। मेरे मायके के लोग, कोई को नहीं समझ में आ रहा है। सबको बस ये है लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे, बदनामी होगी। और सच में हमको ना, हमारा ये जो समाज है ना, ये समाज का बहुत प्रेशर होता है एक लड़की के माँ बाप के ऊपर। बदनामी का डर, ये वो कितनी सारी चीजें, इसी वजह से प्रेशर था उन लोगों पे भी। तो सब चाह रहे थे कि सारी चीजें सॉर्ट आउट हो जाए, दिमाग शांत होगा, फिर सब ठीक हो जाएगा। ये था, सब कोई चाह रहे थे कि सब चीजें ठीक हो जाए, नॉर्मल हो जाए। वो नॉर्मल होना भी नहीं था, और क्योंकि मेरे मन से वो इंसान निकल चुका था। और जब यहाँ पे कोई नहीं है ना, दिल से जब निकल गया कोई, तो फिर नहीं होता है, फिर से वो इंसान के लिए नहीं हो ही नहीं सकता है। तो चली तो गई थी, लेकिन नहीं सुधरा कुछ भी, और बिगड़ता ही गया दिन दिन सारी चीजें। तो फिर मैं रेंटेड हाउस ढूंढने लगी खड़गपुर में। भाड़े का घर की क्वार्टर में नहीं रहूंगी, मानिक तल्ला भी नहीं जाऊंगी। इसके बाद जो है ना, थोड़ा सा अपने आप को, वो जो टाइम पीरियड में दिमाग इस चीज से निकल गया था कि खत्म नहीं करना है खुद को, जीना है आदि के लिए। तो रेंटेड हाउस ढूंढने लगी, और पता चला जिन लोगों को जानती हूँ उन्हीं लोगों के थ्रू जाके ही ना पता करूंगी कि कहाँ मिलेगा भाड़े का घर वगैरह। तो जहाँ मेरा दुकान था वहाँ पे जो भैया लोग, लाइन से सारे दुकान होते थे, सबके साथ बहुत अच्छे तरह से मेरी बातचीत थी सभी लोगों से। भैया भैया मैं सबको कहती थी। ये इंसान का छोड़िए, ये तो हर किसी से ही सोचता था कुछ ना कुछ। तो उन लोगों से ही बोली, भैया मुझे एक भाड़े का घर चाहिए, आप लोग थोड़ा सा बताएंगे कहाँ है, क्योंकि खड़गपुर का ज़्यादा कुछ तो मुझे पता भी नहीं था कहाँ क्या मिलेगा। तो वो लोग सब बोल रहे नहीं नहीं हमें नहीं पता, हमें नहीं पता, ये वो ऐसे करके सब टाल रहे हैं। तो हर कोई टाल रहा है, मुझे जिससे भी पूछ रही हूँ तो मुझे कहीं कुछ तो लग रहा है कि ये लोग को भी, मेरे हस्बैंड जो है वो आके कुछ तो है बात की। हर कोई ऐसे कैसे टाल दे रहा है, कोई तो कहीं बता सकता वहाँ जाइए, उससे मिलिए, वहाँ मिलेगा भाड़ा घर या कुछ है, ऐसे है। तो एक भैया जो थे दुकान वाले, नाम वाम यहाँ नहीं बोलूंगी कौन सी दुकान वाले भैया, वो भी नहीं बोलूंगी कि फिर उनके ऊपर कुछ प्रॉब्लम आए। तो वो भैया मेरे को बोले कि दीदी, वो मेरे को दीदी बोलते थे, मेरे से एज में छोटे ही थे, दुकान था उसी लाइन में उनका भी। तो वो बोले दीदी, बंगाली थे मतलब, तो वो बोले दीदी जानो तो वहाँ के केहू भाड़ा घर खुजे देवे ना, मतलब दीदी आपको यहाँ पे कोई भी भाड़ा घर का कोई जानकारी नहीं देगा और कोई ढूंढ के भी नहीं देगा, क्योंकि आपके हस्बैंड जो है ना आके एक एक हर दुकान में लाइन से, जिससे भी जान पहचान, मतलब लाइन से बहुत दुकान है, तो वो बोल रहे हर दुकान में आपका हस्बैंड आके बोल के गया है कि आपके बारे में गंदी गंदी चीज़ें बोल के गया, और बोला है कि मेरी बीवी को कोई घर ढूंढने में हेल्प नहीं करेगा, नहीं तो फिर मैं आके उसको देख लूँगा, या कुछ इस तरह से बोल के गया है। तो इसीलिए आप मत यहाँ के लोगों से पूछिए, यहाँ पे आपको कोई भी नहीं बताएगा घर, क्योंकि हर एक दुकान, कोई दुकान छोड़ा नहीं है, अलग अलग से जाके सब दुकान में आपके बारे में गंदी चीज़ें सब बोल के आया है वो इंसान। तब मैं समझ गई कि हाँ इसीलिए, नहीं तो ये सारे भैया लोग से इतनी अच्छी बातचीत थी, हर चीज़ में एक दूसरे का, हम लोग आसपास में दुकान है, सब एक दूसरे के लिए सपोर्ट तो करते हैं कुछ भी चीज़ हो, और अभी सब डिनाई कर रहे हैं। तो फिर एक अंकल हुआ करते थे, बुढ़े से अंकल थे, वो मेरे दुकान में आके चाय पीने आते थे, तो बड़े अच्छे थे वो अंकल। तो रोज़ ही चाय पीने आते थे और बहुत मानते थे मुझे भी अपनी बेटी की तरह, आदि को भी बहुत मानते थे। तो वो अंकल के पास मैं गई कि अंकल आप मुझे एक भाड़ा का घर कहाँ मिलेगा, प्लीज़ बताइए ना, मेरे घर में ऐसे ऐसे बात है, सब बताई मैं उनको। तो वो क्या बोले पता है, बेटा मुझे सब पता है, तुम काम जब यहाँ कर रही थी तभी तुम्हारा फेस देख के ही पता चलता था कि कुछ तो बात है, जो रेलवे एम्प्लॉय होके भी उसकी वाइफ यहाँ के चाय बेच रही है। मैं कुछ फ़ोटोज़ रखी हूँ, आपको दिखाऊंगी। वो इंसान जो है मेरा हस्बैंड, कोर्ट में आके बोला है कि मेरी वाइफ का बहुत बड़ा रेस्टोरेंट था, जिसमें 20-25 हज़ार का इलेक्ट्रिक बिल आता था,
इतना कुछ था, ये था वो था, बहुत बड़ी और बहुत लाखों लाखों रुपए कमाती थी खड़गपुर में भी, और अब कोलकाता आके उससे भी ज़्यादा कमाती है। तो जो मेरा रेस्टोरेंट था, कितना बड़ा रेस्टोरेंट था, वो कुछ फोटोज है आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, चाय की दुकान है, देख रहे हैं, 3 रुपए और 5 रुपए का चाय मिलता है। और ये जो फ्लास्क देख रहे हैं जिसमें चाय है, वो आदि के जन्म पे मम्मी पापा ने दिया था, आदि का फ्लास्क। ये है कितना बड़ा रेस्टोरेंट। और पीछे आप देख सकते हैं रेस्टोरेंट की छत जो है वो टिन लगी हुई है, टिन से बना हुआ है। और बस वही थोड़ी मोड़ी चीजें जो हैं स्नैक्स की, वही सब मिलती थी। ये देखिए, तो ये है बहुत बड़ा मेरा रेस्टोरेंट जिसमें से मैं बहुत कमाती हूँ। और लाइट वगैरह आप देख रहे हैं, एक लाइट एक पंखा लगा हुआ है, 20-25 हज़ार का इलेक्ट्रिक बिल आता है। तो अर्निंग सोचिए कितना है। ये वो कोलकाता मतलब बोला है कोर्ट में वो आदमी, फोटो था तो मैंने सोचा चलो दिखा दूँ, इसलिए लेके बैठी हूँ। हाँ, तो कहाँ थी, तो वो अंकल जो है, वो अंकल बोले कि बेटा तुम्हारा हस्बैंड जो है ना, वो मुझे भी बोल के गया है कि सारिका को घर वर नहीं दीजिएगा, नहीं तो बहुत खराब हो जाएगा। तो वो बोल रहे कि बेटा घर तो मेरे खुद के पास भी है, मैं भी दूसरों को रेंट में घर देता हूँ, एक कमरा मेरा खाली भी है, लेकिन मैं तुमको नहीं दूंगा, हाथ जोड़ा हूँ, क्योंकि इतना फालतू इंसान है। फिर अगर मैं तुमको दूंगा ना, मैं एक बुढ़ा इंसान हूँ, मेरे साथ भी तुमको वो कुछ खराब बोल देगा, तो फिर मैं भी नहीं सह पाऊंगा ये सब चीज़, इसलिए मैं तुमको मेरा घर खाली रहते हुए भी मैं तुमको नहीं दूंगा, माफ़ करो। सोचिए, मतलब मेरे हस्बैंड से वो लोग भी डर रहे कि कब उस इंसान के साथ भी मेरे को जोड़ के कैरेक्टर का कुछ बोल देगा, एक बुढ़ा इंसान। तो उन्होंने नहीं दिया घर, एक गली बता दिए, दुकान के सामने ही एक गली थी, बोले वो गली में तुमको मिलेगा, थोड़ा तुम हर घर में जा जाके पता करो, कहीं ना कहीं मिलेगा, बहुत लोग देते हैं वहाँ पे रेंट। तो इस तरह से खैर रेंटेड हाउस का एक पता करके बड़ी मुश्किल से पता लग गया। खैर, तो इसके बाद एक सिचुएशन आया जब उसको पता लगा कि मैं घर ढूंढना शुरू की हूँ। वो जब ऑफिस जाता है, मैं निकलती हूँ आदि को लेके, आदि को घर पे छोड़ भी नहीं सकती क्योंकि क्वार्टर में अकेले आदि को छोड़ने लायक भी नहीं था। मुझे ऐसा पता था कि उसके ऊपर बहुत मार पिटाई हो जाएगी या उसकी जान का खतरा भी हो सकता है, इतना खराब सिचुएशन हो चुका था वहाँ पे। मुझे भी उल्टी सीधी दवाइयाँ दी जाती थी, मैं क्या बोलूँ और क्या नहीं बोलूँ, इतना सारा चीज़ होता था, इतना सारा चीज़। जो जो याद आ रहा है बोल रही हूँ, और क्या ही करूँ, जो नहीं याद आ रहा छोड़ दे रही हूँ। तो आदि को लेके ही निकलती थी, ढूंढती थी धूप में, चारों तरफ घर ढूंढती थी। तो काफ़ी दिन ढूंढते ढूंढते मिल रहा था। तो कुछ सेफ्टी भी देखना होता है ना, अकेली रहूँगी आदि को लेके, तो सेफ भी होना चाहिए, अच्छा भी होना चाहिए, प्लस भाड़ा वाड़ा भी थोड़ा कम होना चाहिए, क्योंकि दुकान चलाऊंगी, दुकान से तो मेरा अच्छा खासा था उस टाइम इनकम। तो सोचती थी दुकान चलाऊंगी, फिर उसी से भाड़ा वाड़ा सब अपने ऊपर आ जाएगा, क्योंकि घर से भी उस टाइम पे ऐसा था कि नहीं सपोर्ट हो रहा था, सब चाह रहे थे कि मैं क्वार्टर में ही जाके रहूं। तो ऐसे ही एक दिन में था, आदि का ट्यूशन पढ़ाने के लिए भेजी थी, और दुकान तब बंद था कुछ दिनों तक, मेरा हालत नहीं था कि मैं दुकान रन करूं, तो दुकान मेरा बंद ही पड़ा हुआ था। तो मेरी जो स्टाफ लोग थी, लड़कियां थी, मेरे दुकान में काम करती थी लड़की लोग, तो आदि का जहाँ ट्यूशन था वही मेरे स्टाफ का घर था। तो वो कहती थी कि दीदी आप यहीं बैठ जाइए, जब तक आदि पढ़ रहा है मेरे घर में बैठ जाइए। बेचारी चाय वाय बना के देती थी, तो शाम को वहीं बैठी रहती थी कि पढ़ लेगा आदि तो आदि को लेके घर जाऊंगी, क्योंकि पूरी दोपहर तो ढूंढ रही थी घर। तो ऐसे सिचुएशन में एक दिन मैं अपनी स्टाफ के घर में बैठी हूँ, पापा का फ़ोन आता है मुझे, और पापा मुझे वहाँ से बोल रहे हैं कि तुम क्वार्टर में चली जाओ, क्वार्टर में ही रहो, और अगर तुम क्वार्टर में नहीं रहोगी, भाड़ा घर में रहोगी, तो कोलकाता कभी मत आना, हम लोग तुमसे कोई रिश्ता नहीं रखेंगे। मतलब वो लोग ये चीज़ इसलिए बोल रहे थे कि मुझे प्रेशर दे रहे थे कि मैं, मम्मी पापा मेरे से रिश्ता नहीं रखेंगे तो मैं कैसे क्या करूँगी, डर जाऊँगी, तो फिर मैं जाके एडजस्ट करके रह लूँगी वहाँ, ताकि समाज में इज्जत बच जाएगी। मैंने पापा से बोला कि ठीक है, अगर आप मुझसे रिश्ता नहीं रखेंगे मत रखिए, नहीं आऊँगी मैं कोलकाता, लेकिन क्वार्टर में मैं और रहूँगी नहीं, क्योंकि मैंने सोच ही लिया था कि
चाहे मेरे पेरेंट्स भी मेरे साथ ना हो, कोई मुझे सपोर्ट नहीं करे, भगवान जी है मेरे पास, बस भगवान का सहारा था उस टाइम, सच बोल रही हूँ। और तभी से ना इतना ज़्यादा मतलब भगवान के लिए हो गया ना, भगवान हर कदम पे मेरे को सपोर्ट किए हैं, जब दुनिया का कोई इंसान मुझे सपोर्ट नहीं किया है, यहाँ तक कि मेरे खुद के माँ बाप भी नहीं। ऐसे सिचुएशन भी आया था कुछ देर के लिए, लेकिन मैं जानती हूँ मम्मी पापा ने मेरा सपोर्ट इसलिए नहीं किया था क्योंकि वो मेरा अच्छा ही चाहते थे कहीं ना कहीं, और वो सोच रहे थे कि समाज में मेरी भी बदनामी ना हो, क्योंकि है ना, एक लड़की का 2 बार शादी टूट जाएगा तो उनका जो बेइज्जती होगा वो तो होगा, मेरा भी तो होगा, तो वो मेरे को इस चीज़ से बचाना चाहते थे। तो मैं जानती हूँ माँ बाप कोई भी स्टेप लेंगे ना तो वो अपने बच्चे का अच्छा सोच के ही लेते हैं, उनका नीयत कभी ख़राब नहीं होता है कि वो मेरे से रिश्ता तोड़ना चाह रहे थे। वो मुझे एक्चुअली प्रेशर दे रहे थे कि मैं चली जाऊँ क्वार्टर में और धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा, लेकिन मैं जानती थी कि कुछ ठीक नहीं होगा, और मैंने ये ठान लिया था कि अब कोई नहीं, वो कहते हैं ना सर पे कफन बांध लेना, जब मैं अपने आप को ख़त्म करने चली गई थी, अब वहाँ से अगर मैं बैक की हूँ तो अब मुझे किसी की सपोर्ट की ज़रूरत नहीं है, मैं अकेले अपने बच्चे को पाल ही लूँगी कैसे भी करके। तो बस यही था कि मैंने पापा से कह दिया ठीक है नहीं आऊँगी कोलकाता, लेकिन मैं क्वार्टर में तो और नहीं रहूँगी। मतलब पापा लोग को भी मैं डिनाई कर दी कि आप लोग का सपोर्ट भी मुझे नहीं चाहिए। तो इसके बाद जब फिर क्वार्टर में जाके रात को तो खैर रहना, घर तो तुरंत मिल नहीं जाता है, दिन भर ढूंढती फिर शाम को जाके क्वार्टर में ही रहना होता। तो वो इंसान मुझ पे और ज़्यादा उसका डाउट बढ़ता गया, और सोचिए उसका सॉरी किस काम का है जब उसका डाउट ही ख़त्म नहीं हो रहा है। तो वो अपने डाउट की वजह से अब क्या किया है ये देखिए, हर कमरे में 2 रूम था, मैंने आपको बताया ना 2 रूम था, एक किचन था, एक कॉरिडोर था, किचन से मेन गेट तक एक कॉरिडोर, मतलब एक जो गली जैसा होता है ना जिससे अलग अलग रूम में जा सके, उस तरह से था। कोई कोना नहीं बचा है घर के, हर जगह सीसीटीवी कैमरा लगवाया है वो। अब सोचिए किसी को अगर डाउट हो भी रहा है, आप मेन गेट पे ही एक सीसीटीवी कैमरा लगा दो, बस हो गया, घर के अंदर कौन घुस रहा है आपको मेन गेट का ही कैमरे से दिख जाएगा ना। तो इतना करने से भी चलता है, लेकिन उसका डाउट इतना एक्सट्रीम लेवल का है मेरे ऊपर कि हर एक कमरे में, मतलब उसका जो बेडरूम है, बोली ना बेडरूम भी अलग हो गया था हम लोग का, तो उसके बेडरूम में, मेरे बेडरूम में, किचन के अंदर, जो कॉरिडोर है उसके अंदर, मतलब कॉरिडोर में इस तरह से लगा हुआ है कि मेन गेट तक पूरा दिखेगा, किचन के माथे पे, किचन इस तरफ है और इसी के सीधा मेन गेट आएगा, तो किचन के माथे पे एक सीसीटीवी कैमरा, तो जो है कि पूरा मतलब मेन गेट तक दिख रहा है इस तरह से, इस हर जगह कैमरा लगा दिया सिर्फ वॉशरूम को छोड़ के। और वो मैं आपको थोड़ा सा दिखाऊं, फोटो है ये देखिए, खींच के रखी थी मैं। ये मेरा किचन है, किचन के ऊपर देखिए ये सीसीटीवी कैमरा लगाया है, और ये कैमरा जो है वो पूरा मेन गेट तक जाएगा, क्योंकि किचन के एकदम सीधा कॉरिडोर से सीधा जाके मेरा मेन गेट आता था। ये देखिए कैमरा। नेक्स्ट देखिए ये पिंक कलर का दीवार दिख रहा है, मैं दीवार इसलिए दिखा रही हूँ ताकि आपको पता चलेगा अलग अलग रूम्स है। ये मेरा हस्बैंड ही है, ये मैं फोटो दिखा दे रही हूँ इसलिए क्योंकि उसका बैक साइड दिख रहा है, चेहरा नहीं दिख रहा है। ये मेरा रूम है पिंक कलर का, और देखिए मेरे रूम में कैमरा लगाया था, और उसने फिर कैमरे को चेक किया होगा ना जब उसमें जो भी शूट हो रहा है, मतलब तो उसने देखा कि बेड का तरफ मैं बेड में बैठी हूँ तो बेड नहीं दिख रहा है, तो इसीलिए वो कैमरे को मेरे बेड के तरफ घुमा रहा है। समझ रहे कितना कमीना इंसान है कि मेरे बेड में मैं बैठी हूँ, सोई हूँ। अगर सोचिए अकेली भी मैं सोई हूँ तो एक लेडी सोई है, कब कपड़ा कैसे किधर इधर उधर हो, वो सब कुछ उसको देखना है A to Z 24 घंटे कि कोई मेरे साथ मेरे रूम में आ रहा है कि नहीं। जबकि क्वार्टर में बगल रूम में वो खुद भी रहता है, लेकिन उसको ये था कि जब वो ऑफिस में है उस एब्सेंस में कोई आ रहा है कि नहीं। तो देखिए ये मेरा बेडरूम। इसके बाद ये देखिए ये भी वही मेरा ही बेडरूम है, पिंक कलर में दिखा रही हूँ। कैमरा जो आप देख रहे हैं लाइट के नीचे कैमरा लगा हुआ है, ये रहा, और इसका मुंह जो है वो बेड के तरफ घुमा दिया गया ताकि बेड पे बैठी रहूं तो भी पूरा बेड का जो भी सीन है वो इसमें शूट होता रहे। और ये देखिए ये मेरा किचन, किचन के बाहर आपको दिखाई, और अब देखिए किचन के अंदर भी ये देखिए ये लगा हुआ है। किचन में सेल्फ वगैरह आपको दिख रहा है ना, देखिए किचन के अंदर लगा है कि मैं खाना भी बना रही हूँ, वहाँ भी कोई आ रहा है कि नहीं मेरे पास कोई दूसरा जेंट्स, क्योंकि मैं लूज कैरेक्टर हूँ। और क्या है ये देखिए कॉरिडोर तो मैं आपको दिखाई दी किचन के बाहर ऊपर से। और ये वाला देखिए ग्रीन कलर का वॉल जो दिख रहा है,
ये पूजा रूम लिखा हुआ है क्योंकि ये इस रूम में वो सोता था, तो अपने रूम में भी लगाया है। और इसी रूम में कंप्यूटर था, उसी में सारी चीज़ें अटैच थी कैमरा की, ताकि वो कैमरे में फिर चेक कर सकेगा कि घर के किसी भी कोने में मैं क्या कर रही हूँ। मतलब इतना खतरनाक तरीके से उसको डाउट है। और ये मेरा दुकान मैं आपको थोड़ा दिखा रही हूँ, देखिए ऐसे ही छोटा सा दुकान था। ये हमें लिखा हुआ है ना, बीच वाला जो दुकान है ये वाला मेरा दुकान था, और इसको ही वो बोल रहा था कि बहुत बड़ा मेरा रेस्टोरेंट है। और देखिए लाइन से सारी एक 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 करके ऐसे दुकानें थी। तो ये कुछ फोटोज थी तो मैंने आपको दिखा दी। अब आप लोग बताइए, इधर पापा मुझे फोर्स कर रहे हैं कि क्वार्टर में जाके रहो। पापा लोग को मैंने बोल भी दिया कि उसने हर जगह सीसीटीवी कैमरा लगवाया, और ऊपर से क्या कह रहा है कि तुम्हारे मम्मी पापा ने ही कहा है। मेरे मम्मी पापा से मेरी बातचीत भी बंद हो गई थी उस दौरान, और मुझे ये पता ही नहीं था। मेरे हस्बैंड से मेरे मम्मी पापा की बातचीत चालू थी, तो मेरा हस्बैंड जो भी पट्टी पढ़ा रहा था वो लोग पढ़ रहे थे उस टाइम, और मुझे नॉलेज ही नहीं है कि वो लोग मेरे मम्मी पापा से बात हो रहा है हस्बैंड का तो जो कुछ भी वो कह रहा है वही वो लोग ट्रस्ट कर रहे थे मेरे से, क्योंकि मैं फेड अप हो गई थी। सच कहूँ तो मुझे बहुत हर्ट हुआ था बुरी तरह से कि मेरे घर के लोग भी मुझे नहीं सपोर्ट कर रहे, तो मैं नहीं बात कर रही थी, मैं सबसे बात करना बंद कर दी थी। एक सिचुएशन ऐसा आया था, मैंने अपने फ्रेंड लोगों को भी तक ब्लॉक कर दिया था कि मुझे दुनिया में कोई इंसान से ही बात नहीं करनी है, किसी से भी नहीं। मैं अकेले देख लूंगी, मेरे संग मेरे प्रभु हैं। बस ये था। तो सोचिए, जो इंसान इस तरह से बेडरूम से लेके, किचन से लेके, कॉरिडोर से लेके, पूजा रूम से लेके हर जगह सीसीटीवी कैमरा लगा के रखा है। क्यों? क्योंकि मैं लूज कैरेक्टर लड़की हूँ और मेरे पास कोई ना कोई आएगा तो वो सारी चीजें कैप्चर होंगी कैमरे में। आप बोलिए, आप लोग खुद कमेंट करके बताइए फ्रेंड्स, क्या इस इंसान के साथ रह सकती हूँ? आप लोग रह पाते? आप लोगों के हस्बैंड अगर ऐसा करते? बोलिए। खाली मुंह से नहीं बोल रही हूँ, भगवान ने क्या सोच के मैंने फोटो खींच लिया था जो आज मैं आप लोगों को दिखा पा रही हूँ। देखा आपने, इतने सारे कैमरे लगे हुए हैं बेडरूम। मतलब मैं कपड़े कहाँ चेंज करूंगी? रेलवे क्वार्टर का वॉशरूम जो है ना बहुत छोटा सा होता था, रूम में ही कपड़े चेंज होता था। मैं कपड़े कहाँ चेंज करूँ? आप बोलिए। कोई जगह बाकी नहीं रखी थी उसने जहाँ कैमरा था। क्या मैं रह सकती थी? आप लोग बोलिए, बस बोलिए। आप लोग कमेंट कीजिए, आप लोग का कमेंट का इंतजार रहेगा मुझे। तो बहुत एक्सट्रीम लेवल की हरकतें वो इंसान करने लग गया था कि वहाँ रहना पॉसिबल नहीं था। और मम्मी पापा मुझे चाहते थे मैं वहीं रहूं, इसीलिए मम्मी पापा के साथ भी कुछ वक्त के लिए मेरा कट ऑफ हो गया था। लेकिन फिर वही है ना, माँ बाप हैं और मैं भी उनकी बेटी हूँ। कहाँ मेरे बिना वो लोग रह पाएंगे और कहाँ मैं उनके बिना रह पाऊंगी। और मैं कहीं ना कहीं जानती थी वो लोग इंटेंशनली मुझे हर्ट नहीं कर रहे थे, वो लोग चाह रहे थे मेरा घर बच जाए। उन लोगों का ये था। कोई भी माँ बाप तो यही चाहेंगे। मैं जानती हूँ, मैं उन्हें दोष नहीं दे रही हूँ कि उन लोगों ने मेरा साथ नहीं दिया। मैं समझ रही हूँ कि उनको क्या दिक्कत हो रही थी, क्योंकि सोसाइटी के लोग उनसे ही सवाल करते थे। मेरे माँ बाप हो, मेरे भाई लोग हो, वो लोग भी कहीं ना कहीं बहुत सफ़र किए। सब आके मेरे भाई लोग से भी पूछते थे, आया है बहुत सारा चीज़ मेरे कानों में। मेरे भाई से सवाल किया किसी ने, नाम मैं किसी का नहीं बताऊंगी, कि क्या हुआ तुम्हारी दीदी को, एक बार ऐसा हुआ, अभी फिर क्या दिक्कत हो गया, वो फिर ये सब कर रही है। मेरा भाई सोचिए कितना ऑकवर्ड सिचुएशन में पड़ा होगा। किस किस को कैफियत दे, समाज ही इतना घटिया है ना, समाज के लोग ही जीने नहीं देते हैं किसी के साथ कुछ हो, बिना जाने बस सब कोई बस एक अफवाह उड़ा दो। मतलब अगर एक लड़की के बारे में कोई अच्छी बात करे ना, कि वो लड़की बहुत अच्छी है, एक बहुत अच्छी बेटी है, या एक बहुत अच्छी बहू है, पता है बहुत अच्छी है फलाने की बहू, उतना कोई नहीं भरोसा करेगा। मालूम है, समाज में सब पूछेंगे, हाँ उसकी बहू बहुत अच्छी है, सुन रहे हैं, ऐसा है क्या, ऐसा है क्या, लोग पूछेंगे सवाल। लेकिन अगर बोल दीजिए फलाने की बहू जो है ना वो लूज कैरेक्टर है, बस बोल दीजिए, जंगल की आग की तरफ फैलेगा ये चीज। आप बोलिए मैं कहाँ गलत बोल रही हूँ? अब सोचिए, इस कदर उस इंसान ने मुझे बदनाम किया, उस इंसान के संग मैं रहूंगी, और ये कमीना ये सीसीटीवी कैमरा लगाया चारों तरफ, ना कपड़े बदलने की जगह ना कुछ। मैं अगर मान लीजिए मैं तो जानती हूँ ना कि मेरे पास कोई नहीं आ रहा है मेरे पास, तो अगर मैं अकेली भी सो रही हूँ, मैं कैसे है, और वो क्या जाने किस किस को वो कैमरे में सारी चीज़ें दिखाएगा, अपने भाई को दिखाए, अपनी माँ को दिखाए। मैं नाइटी पहन के दिन भर घर में हूँ, रात को सो रही हूँ, मेरा कपड़ा कहाँ इधर उधर जाए या कुछ हो।
वो सिर्फ देख रहा है कि वो सारी क्लिप्स ले जाके किसको दिखाएगा, मैं कैसे जानूंगी। तो बहुत तकलीफ करके बाथरूम में जाके, वॉशरूम में जाके, छोटा सा वॉशरूम है, वहाँ कपड़े चेंज करना, बहुत दिक्कत के साथ कुछ दिन रही, जब तक कि मेरे को मेरा रेंटेड हाउस मिल ना गया। और जैसे ही रेंटेड हाउस मिला उसके बाद तो मैंने छोड़ दिया वो क्वार्टर। घर का सपोर्ट नहीं था। हाँ, मम्मी बीच बीच में बात कर लेती थी, लेकिन जिस दिन मैंने क्वार्टर खाली किया सबको पता था कि आज के दिन मैं यहाँ से सारा अपना सामान लेके निकलने वाली हूँ। नहीं आया कोई मायके से भी। बुआ के घर में भी मैंने बोल के रखा था। बुआ मतलब कि उन्होंने ही शादी लगवाया था, वहीं खड़गपुर में घर के पास ही थी, रिलेटिव लोग जो मैं बोलती हूँ ना, वहाँ भी मैं बोल के आई थी कि थोड़ा सा आके कोई एक खड़ा भी हो जाए ना तो लगता है मेरे मायके से कोई सपोर्ट में आ गया। कोई वहां से भी नहीं आया, मायके से भी कोई नहीं आया। मैं अकेली एक बच्चे को लेके एक ट्रक में निकली हूँ। ये सारी कहानी भी वहीं मिलेगी आपको, ग्लिम्स ऑफ माई लाइफ स्टोरी नाम की एक आपको प्लेलिस्ट में आपको मिलेगा, ग्लिम्स ऑफ माई लाइफ स्टोरी। उसमें सारी वीडियोस एक साथ मिल जाएंगे आपको। तो अकेले निकली हूँ, ऊपर से पूरी कॉलोनी के लोग ऐसे घूरते थे ना कि ची कितनी गंदी लड़की है, ये है वो है। एक रिक्शा वाला दुकान से मुझे घर पहुंचाता था, एक रिक्शा वाला था। जब रात को दुकान से मैं वापस आती थी सामान वामान लेके घर, तो वो बंदा मेरे को पहुंचाता था, बुड्ढा ही था। हाँ, तो तभी तो बहुत रेस्पेक्ट दे के बात करता था। बो माँ हो गया, चलो पहुंचे देबो। कभी मुझे शाम के समय, मतलब दुकान ऐसा था, छोटा सा था ना, तो अगर मुझे कहीं वॉशरूम जाना है तो मुझे घर ही जाना पड़ेगा दुकान छोड़ के, क्योंकि और कोई जगह नहीं है। और मेरी स्टाफ लोग जो है वो लोग पीछे जंगल में चली जाती थी कि कोई नहीं देखेगा। मुझे भी बोलती थी, मैं नहीं बाबा मेरे से नहीं होगा, मैं घर ही जाऊंगी। तो वही रिक्शा करके घर जाती, सिर्फ टॉयलेट के लिए, फिर वापस आती। तो वो रिक्शा वाला जो है ना, वो बहुत रेस्पेक्ट देता था। बहू माँ, मतलब बंगाली में बहू माँ यानी कि क्या बोलेंगे, बहू। जैसे मैं खड़गपुर की बहू हो गई ना, क्योंकि वहाँ मेरी शादी हुई, तो वही रिक्शा वाला मुझे बहू माँ करके कहता था। तो बहू माँ चलो छेड़े आज वो नहीं आज वो, ये सारी चीज़ें थी। और इसके बाद जब ये सब इंसिडेंट हो गया ना, मेरा हस्बैंड किसी को नहीं छोड़ा था बोलने में कि मैं एक कैरेक्टरलेस लड़की हूँ। और वो मुझे इतनी गंदी वाली गाली दिया था ना एक दिन, वहीं जब मैं रेंटेड हाउस ढूंढ रही थी, कि वो मैं यहाँ बता नहीं सकती। जो इतना रिस्पेक्ट देता था, क्यों किया था? क्योंकि मेरे हस्बैंड ने उसको भी बताया था, वो हर किसी को बताया था, पूरी कॉलोनी के लोग। मेरे को वहाँ रहना पॉसिबल ही नहीं था इसके बाद, वरना तो इतने 8-10 साल से तो मैं वहाँ जिद पे अपने अड़ी हुई थी कि देखूं तुम क्या कर लोगे, कर लो तुमको जो करना है, लेकिन मैं डाइवोर्स नहीं दूंगी। लेकिन आखिर तक मैं हार ही गई, समझिए। नहीं, वो डाइवोर्स तो खैर अभी भी नहीं हुआ है, लेकिन घर वो मैंने छोड़ दिया। और चल रहा है कोर्ट में केस वेस, वो सब जो रेगुलर व्यूअर्स हैं उनको पता है सारी चीज़ें। और पता नहीं क्या क्या छूटा, मालूम नहीं फ्रेंड्स। जो छूटा उसे अब छूट ही जाने दीजिए, मैं याद करना नहीं चाहती हूँ। ये सारी चीज़ें ना बहुत ज़्यादा दुखद है और पेनफुल है। ऐसा लगता है ना अपने जख्म को अपने हाथ से कुरेद कुरेद के निकालो, वो सब फिर से याद करके। तो इसीलिए यही मेरा लास्ट पार्ट रहेगा। और ज़्यादा आप लोग, मुझे लगता है जितना मैं बता दी ना बहुत है, 5 पार्ट्स हैं, उसमें मैं बहुत कुछ बता दी हूँ। और इससे ज़्यादा अगर कुछ थोड़ा छूट भी गया है तो वो छूट जाए मुझे, और नहीं किसी को बताना है। और ना ही मैंने, पता है, मैं निकल तो गई इतना कुछ होने के बाद भी, ना मैंने अपने फर्स्ट मैरिज में कोई पुलिस कंप्लेंट किया अपने हस्बैंड के अगेंस्ट, ना मैंने अपने सेकंड मैरिज में किया। मेरे पास था इतना पावर। ये इंसान रेलवे में नौकरी करता है, और आप लोग जो लोग भी गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हैं उन लोगों को पता होगा, अगर एक बंदा मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट का एम्प्लॉय है, कोई भी सेंट्रल हो या कुछ भी हो, और उसको 24 घंटे के अंदर, 24 घंटे तक अगर लॉकअप में रख दिया गया, 24 घंटे या 2 दिन शायद, 48 आवर्स, तो वो इंसान की नौकरी चली जाती है। और पुलिस को पैसे खिला के भी अगर करना हो ना, तो कितना इजी है एक बंदे को 2 दिन, सिर्फ 2 दिन के लिए जेल में घुसा के रख दो। इजी है कि नहीं आप बताइए? आज के ज़माने में पुलिस पैसे खाती है, ये ओपन हर कोई जानता है। मैं बस बोलने को बोल रही हूँ। बहुत इजी था, उसकी नौकरी चली जाती, बर्बाद मैं उसको कर देती।
मैंने नहीं किया कुछ, सब भगवान पे छोड़ दी कि बस भगवान मेरा देख लीजिए कि मैं आगे कैसे अपने बच्चे को पालूंगी। जब निकली हूँ बिना किसी के सपोर्ट के, वो आप संभाल दीजिए, बाकी जिसका कर्म वो भगवान समझेंगे। मैंने माफ़ कर दिया, समझिए माफ़ ही कर दिया मैंने। मैं तो अभी भी कोर्ट केस नहीं करना चाहती हूँ, मैंने छोड़ दिया। जाओ, डिवोर्स चाहिए था, कोई और होगी, किसी और के साथ कुछ होगा तो जाओ कर लो, नहीं परवाह है मुझे। छोड़ दिया मैंने उसकी नौकरी भी, क्योंकि कहते हैं ना किसी के पेट में लात नहीं मारनी चाहिए। कोई आपका कितना भी बड़ा दुश्मन हो, जिससे वो बंदा खा रहा है, अगर वो नौकरी चली जाएगी तो करेगा क्या वो। तो वो भी मेरे बस में था, मैं चाहती तो कर सकती थी, नहीं किया मैंने। कोई पुलिस में मैं कभी गई ही नहीं, कोई पुलिस कंप्लेंट नहीं किया। मैं वैसे इंसान ही नहीं हूँ, रिवेंज लेना, बदला लेना मैं झेलती गई हूँ, मैं क्या किसी से बदला लूँगी बताइए। तो वैसे इंसान ही नहीं हूँ, और नहीं हूँ वैसे इंसान, इसीलिए मेरा हाल भी ऐसा है, पता है। वैसी इंसान होती ना, लगाती 2-4 चमाट और देखती कि कैसे नहीं मुझे वो क्या कर लेगा। वैसी इंसान होती तब समझ में आता उन लोगों को। नहीं थी मैं इतनी वैसी इंसान, वैसी लड़की थी नहीं, बहुत सॉफ्ट हार्टेड। बस इसी का फ़ायदा उठाया है सबने हमेशा से, यही है। और क्या बोलूँगी फ्रेंड्स, बाकी स्ट्रगल ख़त्म नहीं हुआ था। उसका घर छोड़ देने के बाद भी स्ट्रगल, आज तक भी स्ट्रगल ख़त्म नहीं हुआ है। तो ये स्टोरी मैं कभी फिर बाद में शेयर कर लूँगी आप लोगों से। उसके बाद क्या हुआ, वहाँ से तो निकल गई, उसके बाद का स्ट्रगल। तो शादी का जो चीज़ है वो आज यहीं ख़त्म कर रही हूँ, लाइफ स्टोरी। बाकी स्टोरी तो जब तक जिंदा है तब तक स्टोरी चलती रहेगी, कितना भी बोलते जाए। जिस दिन मरेंगे ख़त्म हो जाएगी उस दिन लाइफ स्टोरी। चलिए, हल्का लग रहा है कि चलो बन गया, वीडियो बना ली एटलीस्ट। मुझे तो लग रहा था नहीं बन पाएगा, इतना सुबह से परेशान थी। खैर जो भी हो, बता दिया। आप लोगों के कमेंट के इंतज़ार में रहूँगी, आप लोग कमेंट करके बताइएगा जो जो मैं बोली हूँ कि क्या पॉसिबल है आप लोगों के लिए। आप लोगों को क्या लगता है, अगर मैं निकली हूँ, माँ बाप की बात भी नहीं सुनी हूँ, सिर्फ अपने बच्चे का अच्छा फ्यूचर के लिए मैं निकल गई हूँ कि यहाँ रह के नहीं होगा। और रही बात जो मुझे डर लगता था ना वो वीडियोज़ के बारे में, जो मेरी वीडियोज़ बना के वो रखा था, तो हाँ डर तो लगता था हमेशा से। वो भी गलत था मेरा सोच, मैं बेकार में ही डरती थी कि अगर वो कुछ करेगा तो मेरी बदनामी होगी, वो फालतू में मैं डरती थी। अगर नहीं डरती तो शायद और पहले ही निकल गई होती। वही डर था जो मैं रह गई थी। और साथ में ये भी था कि मम्मी पापा को तकलीफ़ होगी, समाज में लोग क्या कहेंगे कि दूसरी बार भी ऐसा हो रहा है। यही सब सोच के इतना लंबा समय मैंने निकाल दिया, 10 साल। और मेरी वीडियोस अगर वो कभी कुछ, वो और हिम्मत नहीं करेगा वो, क्योंकि मैंने तो उसको कभी कुछ परेशान किया नहीं, ना पुलिस कंप्लेंट ना कुछ। तो इतनी सी अगर उसके अंदर ह्यूमैनिटी होगी तो मेरी वो वीडियोस को नहीं कभी कुछ करेगा। और अगर करेगा तो वो आगे देखा जाएगा, बस यही है। और क्या कर सकते हैं, कब तक उसके लिए डरते रहते हैं हम। बहुत गंदी लाइफ रही है, बहुत गंदी। बचपन बहुत मज़ेदार था, बहुत अच्छा था, एकदम प्रिंसेस वाली स्टाइल में बचपन बीता है, पता है। ना खाने की कमी, ना पहनने की कमी, ना घूमने की कमी। एकदम पापा ने एकदम राजकुमारी के जैसा पाला है। जब से शादी हुई ख़त्म हो गई मैं पूरी। इतना गंदा लाइफ क्या है, लेकिन फिर भी मैं किसी को ब्लेम नहीं करती हूँ। बस ये सोचती हूँ मेरा ही कुछ पास्ट का कर्म होगा खराब, जो मैं अभी भुगत रही हूँ इस जन्म में। लेकिन जो भी हो, जो डिसीजन मैं ली, मैं वहाँ से निकली हूँ ज़बरदस्ती का, अपनी मर्जी से। उस डिसीजन से मुझे कोई रिग्रेट नहीं है। आज मैं इतनी खुश हूँ, अच्छी लाइफ जी रही हूँ मैं, पता है। मेरे बेटे को किसी चीज़ की कमी नहीं है, ना खाने पीने की ना कुछ। वहाँ मुझे दूध और सेरेलैक के लिए हिसाब देना होता था कि ज़्यादा दूध पी लिया, ज़्यादा सेरेलैक खा लिया, इतना जल्दी कैसे ख़त्म हो गया। उस हिसाब से तो मैं बहुत अच्छी लाइफ जी रही हूँ। अच्छे अच्छे देखिए कपड़े पहनती हूँ, खुद खरीदती हूँ, अपने बेटे को पाल रही हूँ, पढ़ा रही हूँ उसको, सब कुछ कर रही हूँ, उसको घूमने भी ले जाती हूँ।
अच्छा अच्छा खाना खिलाती हूँ, वही लड़की, वही कमजोर वाली लड़की, कहाँ से इतनी ताकत आई, इतना कुछ कर गई ना मैं लाइफ में, पता ही नहीं चला। ये सब भगवान ने किया है, पता है। मुझमें इतनी हिम्मत थी ही नहीं। बहुत तोड़ा है सबने मुझे, बहुत। और समय लगेगा, पता नहीं कभी हील होगा कि नहीं मालूम, लेकिन कुछ भी हील नहीं हुआ है। जब भी सोचने बैठो ना, बड़ी तकलीफ वाली लाइफ थी फ्रेंड्स। सब कुछ मैं उतने अच्छे से बोल के बता भी नहीं पाई हूँ। बस भगवान ने मेरा साथ दिया है। सोचिए एक समय ऐसा भी आया था, इतनी बड़ी दुनिया है, इतनी बड़ी दुनिया में कोई नहीं था मेरे साथ, कोई नहीं। एक फ्रेंड का नाम है बस, हाँ, शुरू से लास्ट तक उस बंदे को ही मैं भगवान मानती हूँ। मैं तो बोलती हूँ वही भगवान है, जो भगवान बन के आया था मुझे बचाने। चलिए, हो गया रोना धोना, दिन भर आज खराब गया है मेरा, सोच सोच के ये सब कुछ। सुबह से फाइनली बन गया वीडियो, और अभी इसको दिमाग को शांत होने में फिर से लगेगा 1-2 दिन। ये व्लॉग तो बन गया, कल व्लॉग आएगा कि नहीं मैं श्योर नहीं हूँ, क्योंकि जब भी मैंने जो भी पार्ट बनाया है वीडियो लाइफ स्टोरी का, उसके बाद मुझे रिकवर होने में इस चीज़ से फिर समय लगा है। कोशिश तो करूँगी, क्योंकि कंटिन्यू कर रही हूँ तो कोशिश करूँगी छोटा मोटा व्लॉग डाल दूँगी, लेकिन मुझे अब थोड़ा समय लगेगा रिकवर होने में। ये सब कुछ फिर से रिकॉल हो गया है, मतलब जो लोग देख लिए हैं पूरा व्लॉग, आखिर तक रुके हुए हैं, उन लोगों से कहूँगी बाकी पार्ट्स नहीं देखे हैं तो देखिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। आप लोगों के फीडबैक का इंतज़ार रहेगा कि मैंने सही किया कि गलत किया। अगर वहाँ रहती तो पता नहीं अभी तक और क्या क्या झेल रही होती, मेरे साथ मेरा बेटा भी झेल रहा होता फ्रेंड्स। मुझे लगता है मैंने अच्छा किया। आप लोग बताइएगा मैंने क्या सही किया कि गलत किया। चलिए, ऐसे ही बहुत लंबा हो गया वीडियो, कल मिलती हूँ नए व्लॉग के साथ। और इस स्टोरी को शेयर कर दीजिएगा ताकि दूसरी लड़कियां भी देखें क्या कुछ होता है। ऐसा भी सिचुएशन आता है जब अपने माँ बाप भी साथ छोड़ देते हैं, ऐसा भी सिचुएशन आ जाता है एक लड़की की लाइफ में। एकदम मतलब जब एक इंसान सोच लेता है खुद को ख़त्म कर देगा, तो वो समझिए एकदम नीचे डाउन आ गया, उस जगह से फिर उठ के उठना बहुत बड़ी बात होती है, बहुत बड़ी बात होती है। आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ, सच्ची। बहुत कमज़ोर लड़की हूँ, बहुत सॉफ्ट हार्टेड हूँ, लेकिन मैंने कर लिया बिना किसी के सपोर्ट के। मेरे बच्चे को मैंने इतना बड़ा कर दिया पाल पोस के। आ गया, आधी थोड़ी देर तक नहीं था यहाँ पे। चलिए, कल मिलती हूँ फिर दूसरे ब्लॉग में, अगर मैं बना पाई, नहीं तो फिर कल थोड़ा ब्रेक दीजिए, मुझे रिकवर होने का समय दीजिए, फिर आएगा अगला व्लॉग। सपोर्ट करते रहिए, आप सभी रिक्वेस्ट यही है। बाय बाय।